यदि कोई प्रश्न बिना दार्शनिक या बिना विचारक के नाम के पूछा जाए तो हम कैसे निर्धारित करें कि भारतीय विचारक है या पश्चिमी है? ऐसे में आप दोनों की तुलना कर लीजिए ना। अगर कोई ऐसा कथन आए जिसके संदर्भ में कोई भारतीय और कोई पश्चिमी विचारक दोनों उसका है उन्होंने, आप दोनों का जिक्र कीजिए, इसमें क्या परेशानी? किसी दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। प्लेटो का यह कथन समझाएं, यदि बुद्धिमान व्यक्ति शासन के संचालन में भाग लेने से मना करने पर दंड के भागी होते हैं तो बुरे व्यक्तियों द्वारा सरकार चलाने से लोगों को कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। ये किसने भेजा है कथन? आपने। मेरा ख्याल है कि कथन थोड़ा सा गलत हो गया है। प्लेटो ने यह कहा था, यदि समझदार लोग शासन में भाग नहीं लेंगे तो उन्हें कम अच्छे लोगों द्वारा शासन की वजह से दंडित या पीड़ित होना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति है, आप देखेंगे अच्छे व्यक्तियों में सामान्य ट्रेंड है कि वो पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं। ऐसा होता नहीं, पॉलिटिक्स की बात आती है, अच्छे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है, दूर भागो। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने एक दो प्रयोग करके हाथ जलाए थे अपने, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई की दुनिया वाले हैं, लेकिन जैसी पॉलिटिक्स की बात आती है उनको लगता है कि ये ना कीचड़ है और कीचड़ में आप कूदें या कीचड़ कूद के आपके ऊपर आए, कुल मिला के असर वही रहेगा। तो प्लेटो ने यह कहा, यदि समझदार लोग पॉलिटिक्स में जाने से मना कर देंगे, इसका मतलब ही है कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग जाएंगे जो खराब लोग हैं, और खराब लोग शासन चलाएंगे तो उसका दंड हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि शासन अपने आप में खराब हो जाएगा। और इसलिए समझदार व्यक्तियों को पॉलिटिक्स में या शासन में जाना चाहिए, और यदि वो नहीं जाते हैं या जाने से मना करते हैं तो उसके लिए दंड का विधान भी करना पड़े राज्य को, तो बुरी बात नहीं है। स्पष्ट हो गया? ये सेंस है इस वाक्य की। एक व्यक्ति का सुख एक ही का माना जाएगा, अर्थात अमीर व गरीब का हित समान समझा जाएगा। क्या इसे निरपेक्ष समानता की भांति निरपेक्ष उपयोगितावाद कह सकते हैं? शौक है तो कह लीजिए, लेकिन ऐसा शब्द चलता नहीं है आमतौर पर एथिक्स की दुनिया में। आपको बहुत मन करे तो कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई खास पढ़ा आपने कहीं, अपने मन से आ रहा है, छोड़ो, अभी ऐसा मत करो, वो समय आएगा। मन करता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद मन करता है कि नया सिद्धांत देने का समय आ गया है, लेकिन बचना चाहिए, है ना। जब तक आप परीक्षा दे रहे हैं बचिए, उसके बाद आईएएस बनने के बाद आप जो भी लिखेंगे सिद्धांत मान लिया जाएगा उसको। एक बार पहले उस शक्ति अर्जित कर लीजिए। चलिए, एक सवाल अच्छा है पर मैं छोड़ रहा हूं कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में क्या संबंध है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की मुझे है तलाश, नारी का अस्तित्व ही सुकर जीवन का आधार है। वाह। पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण का अंतर मुझे लगता हुआ है क्लास में, नहीं हुआ? अच्छा हुआ है तो बताओ। कौन सा चित्र बनेगा? ये वाला सही है। मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन प्लस वेस्टर्नाइजेशन। तो जो पश्चिम से आया किंतु आधुनिक नहीं है, मूर्खतापूर्ण है, वो सिर्फ पश्चिमीकरण है। जो आधुनिक है किंतु पश्चिम से नहीं आया है, आधुनिकीकरण है। और जो आधुनिक है किंतु पश्चिम से आया है, वो पश्चिम से आने वाला आधुनिकीकरण है। जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र, समाजवाद, ये सब विचार आज के समय में तो पश्चिम से आए हैं, तो हम कहेंगे पश्चिम से आने वाले आधुनिक विचार हैं। पश्चिम से आने वाला ऐसा कोई फैशन जैसा कोई मतलब नहीं है, उलझुल टाइप की चीज है। जैसे जैसे कई चैलेंज आते रहते हैं पश्चिम से, ये चैलेंज, वो चैलेंज, आइस बकेट चैलेंज, कि सर्दी के मौसम में एकदम ठंडे पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल लेनी है, उसी से निमोनिया से मर गए कुछ लोग। तो अगर वहां से कुछ ऐसी हरकत आए उसको हम फॉलो करें। एक आजकल स्कूलों में चल रहा है कि 3 बच्चे होते हैं, बीच वाले को गिरा देते हैं, 2-3 बच्चों की मौत हो गई इस चक्कर में। उसको उछालते, जैसे उछलते दोनों एक लात मारते हैं, उसका पैर उठ जाता है, धाड़ से नीचे गिरता है सिर के बल और मर जाता है। मतलब मारने की नीयत से नहीं करते ऐसा, लेकिन ऐसे 1000 प्रयोगों में एक बच्चे की मौत भी हो गई। आया कहां से? अमेरिका से आ गया, फ्रांस से आ गया। तो पश्चिम से आने वाला गधापन पश्चिमीकरण तो है, किंतु आधुनिकीकरण नहीं है। और आधुनिकीकरण जो पश्चिम से ना आया हो, कोई ऐसा विचार जो हमने अपने समाज में डेवलप किया, पश्चिम से नहीं लिया। जैसे पेड़ पौधों की चिंता करने का विचार पश्चिम से ज्यादा हमारे पास है, तो वो आधुनिकता पश्चिमीकृत आधुनिकता नहीं है, वो स्थानीय आधुनिकता है, लोकल मॉडर्निज्म कह सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, जहां कल रुके थे वहां से आगे। बताइए कल फाइनली कहां पहुंच गए थे? बेंथम पूरा हो गया था, कुछ बचा था बेंथम में? चलिए, बेंथम हो तो गया था हल्का फुल्का, एक बार एक दो छोटी मोटी बातें ध्यान कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि उपयोगितावाद जो है, उपयोगितावाद का बेसिक मतलब क्या था। कल हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था। उपयोगितावाद का मतलब है परार्थमूलक सुखवाद। अंग्रेजी में बोलेंगे यूटिलिटेरियन का मतलब है यूनिवर्सल हिडोनिज्म। और इसलिए जहां जहां उपयोगितावाद है वहां वहां यूनिवर्सल हिडोनिज्म कर देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति पे लागू नहीं होता, हेस्टिंग्स रैशनल पे, और वो आपके पाठ्यक्रम में इस तरह से है नहीं। इसलिए जो दो दार्शनिक पढ़ने हैं बेंथम मिल, उन दोनों के मामले में ये फार्मूला एकदम लागू हो जाता है। तो बेंथम को पढ़ते हुए कल हमने जो समझा, सबसे पहली बात ये कि बेंथम सुखवादी है, और सुखवादी होने के नाते वो सुखवाद के दोनों प्रकारों को, यानी कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद, दोनों को स्वीकार करता है। ठीक। फिर एक अजीब सी बात मैंने कही थी कि वो स्वार्थवादी भी है, जबकि उससे पहले बताया था कि उपयोगितावादी होने का मतलब ही है कि जो स्वार्थवाद का विरोध करता है, क्योंकि उपयोगितावाद अनिवार्यतः सार्वभौमिकतावाद का समर्थन करता है, यूनिवर्सलिज्म का समर्थन करता है। ठीक। तो इसका समाधान यह है कि बेंथम ने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को तो माना, किंतु नैतिक स्वार्थवाद को नहीं माना, जिसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य अपनी प्रकृति में स्वार्थी होता है, ये तो सही है,
किंतु मनुष्य को स्वार्थी बने रहना चाहिए, ये ठीक नहीं है। उसको अपने स्वार्थों का नियंत्रण करना चाहिए और जहां तक संभव हो सभी व्यक्तियों के हित में सोचना चाहिए। और फिर उसने कहा कि जहां तक सुखों की बात है, सुखों की तुलना की बात है, सुखों में किसी प्रकार का गुणात्मक भेद नहीं है, केवल मात्रा का भेद है। और मात्रा का भेद कैसे नापें? तो उसने जो काम चार्वाक नहीं कर पाए थे, जो अरिस्टिपस नहीं कर पाया था, लेकिन कहा था उन्होंने भी कि जिस सुख में तीव्रता ज्यादा है वो अच्छा है, जो निश्चित ज्यादा है वो अच्छा है, जो अमिश्रित है वो अच्छा है, जो तुरंत मिलेगा वो अच्छा है। सब तो चार्वाक ने कहा ही था। इसी बात को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट देते हुए उसने कहा कि हम एक फार्मूला बनाते हैं, उसको कहा हेडोनिस्टिक कैलकुलस, यानी कि सुखों का कलन या सुखात्मक कलन। कलन गणित का शब्द है, कैलकुलस के लिए हिंदी शब्द चलता है। फिर उसने कहा कि किसी भी सुख को नापना हो तो 7 पैरामीटर्स हैं, उन पे आप नापिए और तुलना कर लीजिए। वो 7 पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहला है इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता, जितनी ज्यादा उतना बेहतर। आखिरी जो कहा 7वां, वो एक्सटेंसिटी है, यानी व्यापकता, यानी जितने ज्यादा लोगों का सुख हो उतना बेहतर। इंटेंसिटी और एक्सटेंसिटी के बीच में जो 5 बातें और रखी उनमें से एक है फिकंडिटी, जो सुख अन्य सुखों को उत्पादित करे वो बेहतर। एक है प्रॉक्सिमिटी, जो नजदीक हो, निकटता, वो बेहतर है। एक है सर्टेनिटी, जिस सुख के मिलने में निश्चितता हो वो बेहतर है। एक है प्योरिटी, जो सुख दुखों से अमिश्रित है वो बेहतर है। और एक इसके बाद बच गया कौन सा? ड्यूरेशन, कि जिस सुख की अवधि जितनी ज्यादा है वो सुख उतना ही बेहतर है। ये एक व्यवस्थित प्रयास था सुखों की कैलकुलेशन करने का, सुखों की मात्रा की गणना करने का प्रयास था। फिर उसने एक बात न्याय के बारे में कही कि जब हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों की गणना करेंगे तो ध्यान रखना कि हर व्यक्ति को एक ही व्यक्ति काउंट करना है, क्योंकि उसको शक था कि 19वीं सेंचुरी के इंग्लैंड में ऐसा हो सकता था कि कुछ व्यक्ति अपने लिए विशेषाधिकार की मांग करें कि गणना करते समय हमें विशेष रूप से ज्यादा काउंट किया जाए। उसने पहले बोल दिया ये सब ड्रामा नहीं होगा, एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति। और अंत में सवाल ये था कि यदि हर व्यक्ति स्वार्थी है, यदि हर व्यक्ति अपने सुख चाहता है, तो वह व्यक्ति समाज के पक्ष में काम क्यों करेगा, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित में काम क्यों करेगा? और तब उसने कहा कि इसका उत्तर है कि 4 दबाव, 4 सैंक्शंस हमारे ऊपर होते हैं। और वो 4 दबाव क्या है? चारों आंतरिक हैं, बाहरी हैं। बाहरी दबाव हैं। और बाहरी कौन से? एक प्राकृतिक है, एक धार्मिक है, एक सामाजिक है, एक राजनीतिक है। ये कह के उसने अपनी लेवाइथन वाली अभी जो किताब थी उसमें अपना पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेवाइथन तो होब्स का था। अब सवाल है कि बेंथम के सिद्धांत में गलतियां कौन सी हैं? क्रिटिसिज्म अगर आपको इसका करना हो, अच्छी बात तो यह है कि उपयोगितावाद मानवीय स्वभाव के नजदीक सिद्धांत है। ये बात हम हमेशा कह के काम चला सकते हैं तारीफ करने के लिए। हमारे सामने असली सवाल यह है कि इसमें कमजोरियां क्या हैं सिद्धांत में। इस सिद्धांत में कमजोरियां देखें तो सबसे पहली कमजोरी यह है कि यह मानता है कि सुखों में केवल मात्रा भेद है। और सुखों में केवल मात्रा भेद मानने का मतलब है कि यह थोड़ा बहुत गरिमापूर्ण बात नहीं करता है, थोड़ी सी हल्की बात करता है। तो सुखों में केवल मात्रा भेद मानना उच्चतर सुखों का महत्व कम करने के बराबर है। तो उच्चतर सुखों का महत्व कम हो जाता है इस बात से। ये एक सामान्य आलोचना है, जो सब करते हैं, आप भी कर सकते हैं। उच्चतर सुखों का महत्व कम कर दिया उसने ये कहकर। पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, ये कहने का मतलब है कि अगर आप कोई घर में लूडो खेलते हैं, कंचा खेलते हैं, लूडो खेला कभी खेला? कितनी खुशी हुई लूडो खेलते? सांप सीढ़ी खेला? और 99 पे जाके कभी काटा सांप ने आपको? 99 पे नहीं काटा? काटा ही होगा। कुछ ही लोग हैं जो 11 से चढ़ के पहुंच जाते हैं 93 पे, बाकी तो 99 से लौट के ही आते हैं वापस, है ना? कभी कंचे खेले? कंचे नहीं खेले? कंचे मतलब ऐसे वाले खेले कि ऐसे वाले खेले? बोलो क्या बात है, गजब। ये देखिए अब लग रहा है कि एकदम देहात में मामला चल रहा है पूरा, बहुत बढ़िया। तो आपने कंचे भी खेले हैं और आपने एथिक्स पढ़ा भी है, बोले पढ़ रहे हैं, कम से कम क्लास में आ रहे हैं, कम से कम दुनिया को खबर है क्या पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनको एथिक्स के इस 60-65 दिन की क्लास में कम से कम एक आध टॉपिक पढ़ के बहुत मजा आया, कुछ नया सीख के मजा पूरा आया, तो अच्छी बात है। मैं कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम एक, है ना? अब आपको ये तुलना करनी है कि कंचे खेलने का सुख ऐसे वाला, ठीक है, और इथिक्स में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको समझ के आत्मा तृप्त हो गई हो उसका सुख। इन दोनों सुखों को आप एक स्तर का सुख मानते हैं या इन दोनों में अंतर समझते हैं? अगर आप मानते हैं कि इनमें अंतर है तो आप उच्चतर सुखों को ऊंचे पायदान पर रखते हैं। और यदि आप कहते हैं कि एक ही बात है, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, कंचा इज एज गुड एज अंडरस्टैंडिंग एथिक्स, अगर आप ऐसा सोचते हैं कंचा इज एज गुड एज अंडरस्टैंडिंग एथिक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेंथम के रास्ते पे चले गए या अरिस्टिपस या चार्वाक के रास्ते पे चले गए और आपने सुखों के स्तर का अंतर करना सीखा नहीं। मैंने कल एक बात आपसे ये थी, टेक्निकली बेंथम की पोजीशन ज्यादा अच्छी है, मिल से तुलना करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन सुन के अच्छा नहीं लगता जब कोई कहता है कि सारे सुख एक स्तर के सुख है, सुन के खराब लगता। दूसरा, इसने कहा कि जो नैतिकता है वो केवल और केवल बाह्य दबावों पर आधारित है। और इसका मतलब ये हुआ कि उसने मनुष्य को इस लायक माना ही नहीं कि मनुष्य अपनी चेतना से, अंतर चेतना से नैतिक हो सकता है। यदि नैतिकता अनिवार्यता बाहरी दबावों पर ही टिकी है तो फिर मनुष्य पर अविश्वास की बात हो गई ना। तो ये मानव पर अविश्वास का मामला है कि मानव अपनी इच्छा से नैतिक कार्य कर ही नहीं सकता। इस मामले में भी बेंथम थोड़ा सा चूक गया है। चूका क्या है? स्वार्थवादी व्यक्ति ऐसे सोचता है। स्वार्थवादी व्यक्ति ये मान के चलता है कि नैतिक किसी को आप जबरदस्ती बना लेंगे तो बना लेंगे, अंदर से क्यों नैतिक होगा? अंदर से स्वार्थी है इसलिए। तीसरी बात, जो कैलकुलस है उसने कह तो दिया लेकिन बहुत डेप्थ नहीं है उसमें। जैसे मान लीजिए कि एक सुख ऐसा है जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा है और ड्यूरेशन कम है, ए नाम का सुख है, और बी नाम के सुख में ड्यूरेशन ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 7 पैरामीटर्स हैं, ऐसे तो सैकड़ों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। एक में इंटेंसिटी ज्यादा है, एक्सटेंसिटी कम है, एक में एक्सटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है। और इसका मतलब ये हुआ कि 7 पैरामीटर्स तो हैं, किंतु सातों पैरामीटर्स की तुलनात्मक वेटेज क्या है, इनका कंपैरेटिव वैल्यू क्या है, ये सब तो बताया नहीं है। और इसका मतलब
जब भी ऐसे दो सुखों में तुलना होगी जिनमें से एक सुख इन सात में से एक पैरामीटर पे बेहतर होगा और दूसरा सुख दूसरे पैरामीटर पे बेहतर होगा, वहां की तुलना में कोई समुचित निष्कर्ष निकल नहीं पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए बेंथम का हेडोनिस्टिक कैलकुलस कुछ खास निष्कर्ष निकालने में मददगार हो नहीं पाता। ये आक्षेप मिलने भी किया और सब लोगों ने किया, आप भी कर सकते हैं। स्पष्ट हो गई बात। ये बेंथम के बारे में एक सामान्य क्रिटिसिज्म है और बेंथम ने जो कमियां की उन कमियों को दूर करने के लिए जो दार्शनिक इस फील्ड में उतरा उसका नाम है जेएस मिल। थर्ड वाला पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सुख है जिसकी ड्यूरेशन कम है किंतु तीव्रता ज्यादा है, ठीक, और इसकी तुलना में दूसरा सुख है जिसमें तीव्रता कम है किंतु ड्यूरेशन ज्यादा है। उसने तो ये कह दिया कि ये 7 पैरामीटर्स हैं, इन पे देख लो कि कौन सा सुख ज्यादा अच्छा है। लेकिन दो अलग अलग सुख जो एक पैरामीटर में दूसरे से बेहतर हो और दूसरे पैरामीटर में पहले से कमजोर हो, उस केस में उनकी तुलना कैसे होगी और ये तय कैसे होगा कि कौन सा सुख दूसरे की तुलना में बेहतर है? ये सवाल है। आप लोग बताइए एग्जांपल, एक ऐसा सुख बताइए जिसमें ड्यूरेशन ज्यादा हो, इंटेंसिटी कम हो। जैसे पढ़ाई का सुख, ड्यूरेशन ज्यादा रहती है, इंटेंसिटी कम रहती है, और दूसरा इसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ड्यूरेशन कम हो। जैसे खाना हो सकता है, चटपटा खाना, चॉकलेट जैसे है, बहुत टेस्टी चॉकलेट पर 3-4 सेकंड में घुल जाती है, और जहां घुली, जहां एक बार जीभ से सरकी उसके बाद समझ आना बंद हो गया। भाई आनंद जीभ तक ही तो है, जीभ के बाद तो कोई सुख है नहीं उसका, उसके बाद तो कॉकरोच मारता है, फिर क्या है? सारा स्वाद तो जीभ तक है। तो चॉकलेट के सुख में ड्यूरेशन कम है, इंटेंसिटी ज्यादा है, पढ़ाई के सुख में इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन ज्यादा है। तो ऐसे में तुलना कैसे करें कि इनमें से कौन से सुख को हम कितना बेहतर माने, ये तुलना कैसे करें? ठीक, स्पष्ट हो एकदम। चलिए जेएस मिल को देखते हैं। जेएस मिल का सबसे पहले देखिए परिचय। जेएस मिल का संबंध 19वीं सेंचुरी से है, उसी देश से है जिस देश से बेंथम था। आपने क्या सोचा कौन सा देश? जिस देश में गंगा बहती है? नहीं, गंगा नहीं, जिस देश में टेम्स बहती है वहां से है। तो इंग्लैंड, 19वीं सेंचुरी। इसकी एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। ये नाम जो है जेएस मिल के बाद ही प्रसिद्ध हुआ, यूटिलिटेरियनिज्म उसकी पुस्तक का नाम है, ठीक। और वैसे जहां तक विचारधारा की बात है, आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि बेंथम उदारवादी था। उदारवाद की परंपरा में वह व्यक्ति जिसने नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद की यात्रा शुरू की थी उसका नाम था जेएस मिल। तो ये व्यक्ति लिबरल तो है ही, लिबरलिस्ट तो है ही, लेकिन उदारवाद की परंपरा में पहला व्यक्ति है जिसने उदारवाद को नेगेटिव से पॉजिटिव लिबरलिज्म की ओर ले जाने का महनीय कार्य किया। और पॉजिटिव लिबरलिज्म का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो वेलफेयर स्टेट और सोशल जस्टिस जैसे कंसेप्ट की बात करना शुरू करता है। अगर आपको सोचना हो कि सोशल जस्टिस का इतिहास कहां से शुरू होता है, उसके विचारों का इतिहास, तो पश्चिम में सोशल जस्टिस के विचारों का इतिहास एक तरह से जेएस मिल से शुरू होता है। जेएस मिल पहला उदारवादी व्यक्ति है जिसने व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के रास्ते को थोड़ा बहुत छोड़कर समाज और सभी के महत्व के रास्ते को चुनना पसंद किया। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आगे चलकर लास्की ने जो किया और लास्की के बाद जो मैकफरसन ने किया, रॉल्स ने किया, उसकी पृष्ठभूमि जिस व्यक्ति ने बनाई है वो है जेएस मिल। तो जेएस मिल सकारात्मक उदारवाद या पॉजिटिव लिबरलिज्म का शुरुआती चिंतक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये व्यक्ति यूटिलिटेरियन तो है ही, वो तो हम जानते ही हैं। इसकी तीसरी एक ख्याति ये है, देखिए ये आदमी 19वीं सेंचुरी में हुआ है, अभी तक यूरोप के इतिहास में महिलाओं की आजादी का आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। जो यूरोप इतना हीरो बनता है आज के समय महिलाओं को लेकर, उस यूरोप का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, इस मामले में बहुत खराब इतिहास है। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे हसीन देशों में है, सबसे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी। 1973 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले वहां पर, 1973, आज से केवल 45-46 साल पहले। और भारत में 1947 में जब आजाद हुए हमने साथ में सब कुछ दे दिया था। तो यूरोप का इतिहास महिलाओं के अधिकारों के मामले में बहुत समृद्ध नहीं है, बहुत कमियां हैं वहां पर। एक तर्क यह है कि महिलाओं के हित में सोचने का काम महिलाएं ही कर सकती हैं, और ये फेमिनिज्म के बहुत सारे लोगों का तर्क है। लेकिन पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में जिस पुरुष ने पहली बार महिलाओं के बारे में कायदे की बात की उसका नाम है जेएस मिल। एक किताब है इनकी, सब्जेक्शन ऑफ विमेन। ये किताब हिंदी में भी आती है, इसका अनुवाद आता है सब्जेक्शन ऑफ विमेन। और कहते हैं कि उदार नारीवाद या लिबरल फेमिनिज्म की शुरुआत इस किताब से होती है। इस किताब के बाद धीरे धीरे ऐसी स्त्री चिंतक प्रसिद्ध हुई जिन्होंने इस रास्ते को और आगे बढ़ाया, लेकिन शुरुआत अगर देखनी हो तो बेसिकली जेएस मिल से होती है। बहुत शानदार किताब मानी जाती है। तो कभी आपको जीवन में कुछ पढ़ने का मन करे अच्छा सा, तो इसको भी विश लिस्ट में रख लीजिए कि जब जिंदगी में मौका मिलेगा इस किताब को पढ़िएगा। और अब क्योंकि हिंदी में अच्छे अनुवाद आई गए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। आजकल तो इतना आसान हो गया है, कोई किताब पढ़नी हो आपको अंग्रेजी में, उसको सीधा गूगल ट्रांसलेट पे ले जाइए, 90 से 95% एक्यूरेसी से ट्रांसलेशन हो जाती है। इतना आसान हो गया है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, 90-95% की बात कर रहा हूँ मैं। और मुश्किल से एक साल होते होते 99% हो जाएगा, 99.9 हो जाएगा। 100 तो नहीं होगा क्योंकि एक आध मुहावरा मिस हो सकता है कभी, लेकिन उससे छोड़ के सब कुछ हो जाएगा। तो अब हिंदी माध्यम वालों के पास वो ऐतिहासिक बहाना खत्म हो गया है कि हमें अंग्रेजी में चीजें नहीं मिल पा रही हैं। ढूंढिए, खटाक से गूगल ट्रांसलेट पे कॉपी कीजिए, वो एक सेकंड का भी 100वां हिस्सा लेता ट्रांसलेट करने में, पूरा सेकंड भी नहीं लगता है। अब जैसे उसको कॉपी करेंगे, जैसे एंटर करेंगे, खटाक से अनुवाद सामने आ जाएगा एक सेकंड में। और पढ़िए उसको धूमधाम से, क्या दिक्कत है? तो विश लिस्ट में रखने के लिए अच्छी किताब है ये। चलिए, इस परिचय के बाद देखिए कि जेएस मिल ने क्या कहा।
जेएस मिल के बारे में सबसे पहली बात यह है कि जेएस मिल भी एक हेडोनिस्ट है। हेडोनिस्ट क्या होता है? सुखवाद होता है कि सुखवादी होता है? हेडोनिस्ट है ये, सुखवादी। तो ये भी एक सुखवादी चिंतक है। और सुखवादी चिंतक होने के जो दोनों पक्ष होते हैं वो दोनों पक्ष स्वीकार करता है। ये मानता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद एक सही विचार है, और ये भी मानता है कि नैतिक सुखवाद भी एक सही विचार है। और यहां तक ये ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा जो बेंथम की तुलना में कुछ अलग बात हो, एकदम सामान्य वही बात कह रहा है। बेंथम ने कहा था नैतिक सुखवाद के मामले में कि सुख ही एकमात्र शुभ वस्तु है। सुख ही ऐसी चीज है जो शुभ है। शुभ का मतलब होता है जो अच्छा है, जिसका मूल्य है, गुड है, अपने आप में गुड है। बहुत सारी चीजें इसलिए अच्छी होती हैं क्योंकि वो किसी और की वजह से अच्छी हो जाती है। दिस इज गुड बिकॉज ऑफ दिस। जो अपने आप में अच्छा हो उसको बोलते हैं स्वतः शुभ। जो किसी पर डिपेंडेंट होने से शुभ नहीं है, वो अपने आप में शुभ है। तो ये कहता है कि सुख जो है एकमात्र स्वतः शुभ है, जिसको शुभ साबित करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। यही बात बेंथम ने कही थी। तो शुभ एक ही वस्तु है, स्वतः शुभ एक ही वस्तु है, वो है सुख। दूसरी बात उसने ये भी कही कि अनुपात का सिद्धांत जो बेंथम ने दिया था वो ये भी देता है, किसी वस्तु या किसी कृत्य या किसी नियम से जितना सुख मिलता है, और ये सुख केवल किसी व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में किसी कृत्य या किसी नियम से जितनी बढ़ोतरी होती है, उतने ही अनुपात में उस वस्तु या कृत्य या नियम में शुभत्व होता है। तो जितना समाज को सुख मिलेगा किसी कृत्य या नियम या कानून से, उसी अनुपात में उस वस्तु या नियम या कृत्य में शुभत्व की मात्रा को हम मान लेंगे। ठीक। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद तो आप जानते हैं क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, तो इस पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन आमतौर पर कोई इसके पक्ष में प्रमाण देता नहीं है। मिल से कुछ लोगों ने पूछा कि साबित करो कि हर व्यक्ति सुख चाहता है। मिल ने कहा कैसे साबित करूं? और उसने कहा कि हर चीज के प्रमाण अलग अलग तरीके के होते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, इसका प्रमाण यही है कि समाज में किसी भी व्यक्ति का आचरण देखेंगे तो वो आमतौर पर सुख चाहता हुआ ही दिखता है। इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उसने एक तरह से कोशिश की साबित करने की कि हाँ, मनोवैज्ञानिक सुखवाद एक प्रामाणिक सिद्धांत है। ये दोनों बातें उसने कह दी, और यहीं से इसके सुखवाद यानी कि उपयोगितावाद में वो चीज आएगी जो उसको अलग कर देगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अब ये सीसेट का सवाल है बेसिकली। जेएस मिल एक उपयोगितावादी विचारक है, नंबर 1। नंबर 2, अतः जेएस मिल निम्नलिखित दोनों में से किस प्रकार के सुखवाद को स्वीकार करेगा? क, स्वार्थमूलक सुखवाद, ख, सार्वभौमिक सुखवाद। सार्वभौमिक, तो ये तो बताने की बात ही नहीं है कि सार्वभौमिक सुखवाद को मानता है, क्योंकि उपयोगितावादी होने का मतलब ही है कि वो सार्वभौमिक सुखवाद को मानता है। ये तो कहने की बात ही नहीं है। और सुखवाद का डिवीजन आपको पता 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है मनोवैज्ञानिक, नैतिक, उसमें बात कर ली। एक होता है स्वार्थवादी, परार्थवादी, तो परार्थवादी होगा ही होगा, इसलिए उपयोगितावादी है। जो तीसरा और अंतिम डिवीजन हो सकता है सुखवाद का, वो हो सकता है इस बात पर कि उसका सुखवाद स्थूल या निकृष्ट है या उत्कृष्ट है। और इस मामले में उसने कहा कि मैं तो भाई उत्कृष्ट सुखवादी हूं, जबकि बेंथम इस मामले में क्या था? बेंथम निकृष्ट सुखवादी था। और उत्कृष्ट सुखवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफाइंड या देसी घी? रिफाइंड हेडोनिज्म। तो रिफाइंड हेडोनिज्म, रिफाइंड हेडोनिज्म या उत्कृष्ट सुखवाद का समर्थन जेएस मिल ने किया है। ठीक है। उत्कृष्ट सुखवाद का मतलब यहां पर क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सुखों में केवल मात्रा भेद नहीं होता, गुण भेद भी होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि सुखों में केवल गुण भेद है, वो कहता है कि सुखों में मात्रा भेद तो है ही, गुण भेद भी होता है। इसका मतलब ये हुआ, यूं समझें, मैं आपको 2 एग्जांपल देके, ये टॉपिक मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन आज तक वो चीज समझाने का प्रयास नहीं किया जो आज समझाने की जरूरत है। कोशिश करते 5 मिनट, हो पाए तो बढ़िया, नहीं तो क्योंकि इससे प्रश्न फिल्म्स वाले तो आएंगे नहीं कि 4 ऑप्शन में चुनना है आपको, अपनी भाषा में लिखना है तो गोल मटोल करके लिख जाए, कोई दिक्कत है नहीं। ये ट्राई कर लेते हैं। मात्रा भेद और गुण भेद दोनों को स्वीकार करता है जेएस मिल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो कि आपने भोजन का सुख लिया, ठीक है, या भोजन का चॉकलेट का सुख कर लेते हैं। ठीक। अब ये बताएं कि चॉकलेट आप जिस उम्र में हैं, आपको तरह तरह की चॉकलेट्स के फ्लेवर्स का आइडिया होगा ही होगा। ये चॉकलेट ऐसी होती है, वो चॉकलेट ऐसी होती है, पता ही होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 तरह की चॉकलेट है, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। ठीक। आपको पसंद तो दोनों ही है। विद्यार्थी जीवन में तो ऑप्शन नहीं होता कि कौन सी पसंद है कौन सी नहीं है, मतलब मिलेगी तो खा तो लेंगे, क्या इसमें क्या सोचना है। लेकिन मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि एक्स और वाई में से एक ही मिल सकती है, तो मान लेते हैं कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पर एक्स है, नंबर 2 पर वाई है। ठीक है। और टेस्ट में अंतर इतना कि एक्स आपको अगर 10 में से 8 नंबर के लायक लगता है, तो वाई आपको 10 में से 7 के लायक लगता है। इतना अंतर है। दोनों चॉकलेट्स में इंग्रेडिएंट सेम है, दोनों में कोकोआ है, दोनों में दूध है, दोनों में चीनी है, इतना ही है। उसी में एक की मात्रा थोड़ी कम, एक की मात्रा थोड़ी ज्यादा, इतना ही अंतर है। अच्छा, कॉकरोच भी तो है। हाँ, कॉकरोच भी तो है। कॉकरोच इंग्रेडिएंट उस तरह से नहीं होता, वो तो बाई चांस आ जाता है, मतलब वो जानबूझ के मिलाया नहीं जाता है, वो तो बाई चांस आ जाता है। तो दोनों चॉकलेट बनी। अब इनमें से आपको वाई खाने को मिली, आपने कहा मजा आ गया, और फिर एक्स मिल गया, आपने कहा बहुत मजा आ गया। दोनों में ही मजा आया, सुख मिला। आपको ये बताना है कि ऐसी स्थिति में तो ये बताइए कि 2 चॉकलेट्स जिनके इंग्रेडिएंट्स सेम हैं,
उनमें से एक चॉकलेट के आस्वादन से दूसरे की तुलना में ज्यादा मजा आया। इन दोनों आस्वादनों में जो अंतर है वो मात्रा का है या गुण का है? मात्रा का है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो सेम है एकदम। सेम इंग्रेडिएंट्स की मात्रा का हल्का फुल्का उलटफेर हुआ, इस वजह से सुख में उलटफेर हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि ये मात्रात्मक भेद हुआ, और यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कोई सुख प्रकृति में ही भिन्न हो, कुछ ऐसा मान लीजिए चॉकलेट की तर्ज पर एक नई चीज बनी पहली बार, कोकोआ नहीं कोई और प्लांट मिल गया, मान लो उसका नाम है पोपोआ मान लो, और पोपोआ प्लांट से पॉपलेट बन गई पहली बार। ठीक है, मान लीजिए पॉपलेट बनी पहली बार, इसमें क्या दिक्कत है? सोचने में क्या जा रहा है? मान लो कि एक नया प्लांट मिला, उसका नाम पोपोआ है, उसकी स्मेल एकदम अलग तरीके की है, उसमें तो कॉकरोच नहीं, मतलब चूहे भी आके मर जाते हैं उसके अंदर तो। और जब उसको दूध और चीनी के साथ मिलाया गया तो जो टेस्ट आया, और गजब टेस्ट आया, उसमें चूहा भी नहीं थे। और उसके बाद जिस जिस बच्चे ने खाया वो उससे जो उंगलियां चाटी, उसके बाद बस स्टैंड पर कोई लड़की खा रही है, लड़का भूखिया को चॉकलेट देख रहा है, और वही उनको फिर हो गया, उस चॉकलेट के बहाने से ही प्रेम हो गया उनको कि जूठी चॉकलेट तू भी खा, मेरी चाटी हुई चॉकलेट तू भी चाट, ऐसी जूठी चॉकलेट तू भी खा, और इस तरह से दोनों के बीच में, और कैमरे वालों ने उसका विज्ञापन बना के दे दिया, सब लोग जूठी चॉकलेट खा खुश हो रहे हैं दूसरे की। पॉपलेट। अब मान लीजिए कि पॉपलेट में कम से कम एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो चॉकलेट में था ही नहीं, या सारे ऐसे हैं। अगर इसमें एक भी इंग्रेडिएंट ऐसा है जो उसमें था ही नहीं, तो यहाँ पॉपलेट खाने का सुख और चॉकलेट खाने का सुख, इसमें केवल मात्रा का भेद है या गुण का भी भेद है? गुण का भी भेद है। अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन हैं तो आप कहेंगे मात्रा का भी भेद है, गुण का भी है। यदि सारे इंग्रेडिएंट्स अलग हैं तो आप कह सकते हैं कि गुण का भेद है। इसलिए मात्रा और गुण के भेद का मतलब ये हुआ कि यदि कोई कहता है कि मैंने कंचे खेले आज सुबह और शाम को मैंने ध्यान में 2 मिनट गुजारे और मैं ध्यान के बिंदु पर पहुंच गया, और मैं जब बैठा ध्यान में ईश्वर से एकाकार हो गया था, और यूं लगा मेरे सामने साक्षात ईश्वर हैं, और उस क्षण में मैं हिलने की स्थिति में भी नहीं था, मैं उनके नियंत्रण में था, और मुझे लगा कि इससे बेहतर क्षण क्या हो सकता है? जब मैं था तब भरी नहीं, तब भरी थे मैं नहीं। और सुबह कंचे खेले थे, और आप इससे पूछे भाई कंचे खेलने का और ईश्वर से एक हो जाने के सुख में तुलना करो, और बेंथम आके बोले कंचा इज एज गुड एज ईश्वर मिलन, तो आप कहेंगे नहीं बेंथम, नहीं मुझों से नहीं, ये नहीं चलेगा। तो नहीं समझ पा रहा कि चीजों का अंतर एकदम अलग है, तुलना ही नहीं है, एकदम अलग है। और इसलिए आप कहेंगे अध्यात्म के सुख की तुलना कंचे के सुख से कर ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग दुनिया की वस्तुएं हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं इन दोनों में गुणों का बड़ा भेद है, मात्रा भेद नहीं है, गुण भेद है। ये होता है गुण भेद का दरअसल मतलब। और जेएस मिल कह रहा है कि सुखों में केवल मात्रा भेद नहीं होता, गुण भेद भी होता है। किसी ने उससे पूछा साबित करो, बोले साबित क्या करना है? उसने कहा कि हर चीज में होता है तो इसमें भी होता है। तर्क यह है कि हम दुनिया में किसी भी चीज का मूल्यांकन जब करते हैं तो केवल मात्रा से नहीं करते, गुणों से भी करते हैं। तो हम सुखों की तुलना करते समय ये क्यों भूल जाएं कि अंतर केवल मात्राओं में नहीं होता, सुख मतलब गुणों में भी होता है। ये तर्क नहीं है, कहने के लिए उसने बात कह दी। और फिर जब 2-4 लोगों ने सवाल पूछा, वो नाराज हो गया और उसने एक ऐसा वाक्य बोल दिया, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मतलब मेरा फेवरेट, अगर 10 वाक्यों में तो उनमें से एक वाक्य ये भी फेवरेट है। उसने कहा कि संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। गजब का वाक्य बोला है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मस्त रहना। उनसे पूछो भाई तुम क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। अच्छा उनको देखो, फिर आप नाले में लौट रहे सुअर को देखो, आप पाएंगे दोनों का जीवन दर्शन समान है। वो नाले के अंदर है, खा भी रहा है पी भी रहा है, वापस उसको मतलब सब चीज वही उपलब्ध है खाने पीने के लिए, और गुलट भी रहा है जोर जोर से पानी के अंदर, ठंडे ठंडे पानी में, उसको त्वचा को सुख मिल रहा है ठंडक का, और मस्त रहता है। इनको तो फिर भी चिंता घर बार की है, घर जाऊंगा, पति है पत्नी है बच्चे हैं, तो वो चिंता भी ज्यादा नहीं है। इतना निश्चिंत जीव। लेकिन उस सुअर को कभी समझ नहीं आएगा कि वो कितनी गंदी चीजें खा रहा है, समझ नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि उसका टेस्ट खराब है, टुच्चा किस्म का है। इसलिए उसको ऊंचे सुखों का महत्व नहीं पता। किसी सुअर से पूछो कि भाई तुमने कभी क्लासिकल संगीत सुना है? वो कहेगा बैठो सुनाता हूँ। फिर वो 3-4 गुल्टी मारेगा पानी के अंदर, आवाज आएगी यही क्लासिकल संगीत है हमारा। तो आप कहेंगे नहीं यार नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो सुअर संतुष्ट होता है। ये उन मनुष्यों के लिए कहा है जो खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। ये जो इस प्रकृति के लोग हैं जिनको कुछ मतलब नहीं, खाना पीना डांस करना मस्त रहना, आज ये पी लिया कल वो पी लिया, मतलब उसी में नशे से मुक्त हुए तो फिर पी लिया, फिर जैसे फ्री हुए नशे से फिर पी लिया, और इस प्रकार हमेशा नशे और नशे मुक्ति के बीच में डोलते रहते हैं। और ऐसे लोगों को देख के मिल ने कहा कि तुम ना संतुष्ट सुअर हो। तो उन लोगों ने पूछा हमसे बेहतर कौन है? बोले तुमसे बेहतर असंतुष्ट मनुष्य है, पढ़ा लिखा मनुष्य है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, शुद्ध धार्मिक व्यक्ति, उसको कोई संदेह नहीं होता है, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप उसे पूछें दुनिया कैसे बनी? ब्रह्म जी ने बनाई थी। कैसे बनाई थी? तो ऐसे बनाई थी। क्यों बनाई थी? तो इसलिए बनाई थी। जहां सवाल फंस गया, लीला है। हर प्रश्न का जवाब उसको रटा हुआ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, सब पता है उसको। जिस भी धर्म का है अपनी धर्म की कहानियों से रटी हुई है। अगर आप उससे कुछ सोचने की उम्मीद करेंगे, सोचने से मना कर देगा, क्योंकि सोचने में ना पेन होता है, पीड़ा होती है। जो बने बनाए विश्वास हैं, जब वो उन पर चोट होती है ना, तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है आदमी अंदर ही अंदर। और उसके बाद जब तक उसको नया सेट ऑफ आंसर्स ना मिल जाए, बेचैन रहता है।
उसको कितने बच्चे मिलते हैं कि सर जो धारणाएं थी वो टूट गई, नई बन रही है, तो बहुत बेचैनी में गुजर रहा है, कुछ ठीक कर दो। मैंने मेरा ठीक हो रहा है, मैं कैसे ठीक कर दूं? तो ये ठीक थोड़ा ना होता है, ये तो सामान्य बात है। समझदार होने की प्रक्रिया में गुजरना ही तो पड़ेगा। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार करने के लिए नदी में उतरना पड़ता है। और जो नदी पे पुल बना के पुल पार कर लेते हैं, सोचते नदी पार कर ली, ऐसे नहीं होता है। नदी में उतरोगे, गहरे धंसोगे, फिर पार करोगे, तब पार होगा। ऐसे कैसे पार हो जाएगा? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। इन उलझनों से गुजरे बिना क्लैरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी आने के लिए इन उलझनों में डूबना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। इसलिए संतुष्ट सुअर से बेहतर वो मनुष्य हैं जो असंतुष्ट हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, गुत्थियों में उलझे हैं, चिंतन में उलझे हैं, उनके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। वो हमेशा खाते पीते मस्त नहीं रहते हैं, वो दुनिया की समस्याओं को देखते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो उनसे बेहतर है। और जो मनुष्य संतुष्ट हैं, उनसे बेहतर है असंतुष्ट सुकरात। क्योंकि सुकरात लगा हुआ है उन प्रश्नों की खोज में जिनका उत्तर कोई ढूंढ नहीं पाया अब तक। सुकरात को तो हर प्रश्न पे चिंतन की क्लैरिटी चाहिए। वो सोचता है, रात रात भर सोचता रहेगा, क्योंकि उसको ज्ञान चाहिए। और ज्ञान की खोज में व्यक्ति को बहुत रतजगे करने पड़ते हैं, बेचैनियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए सुकरात की बेचैनियां हनी सिंह की मस्ती से महान है, और सुअर की मस्तियां किसी मनुष्य जो मस्त टाइप का है उसकी तुलना में और निकृष्ट किस्म की है। तो ये कथन कभी आपके सामने आ जाए या आप खुद निबंध में कोट करना चाहें, तो संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। सुकरात होने का अपना मतलब है, सुकरात ज्ञान की खोज में लगेगा। ठीक, तो एक पक्ष तो ये स्पष्ट हो गया। फिर किसी ने इतना ही पूछा कि बिल अच्छा समझ गए हम, अब हमको तो सुअर तो नहीं मान सकते, तो हम भी कहेंगे कि अब ठीक की बात करें। अब बस ये बता दो, कौन सा सुख गुणात्मक रूप से कितना अच्छा है, इसकी पहचान कैसे करें? इसका पैमाना क्या होगा? इसका पैमाना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। किसी को ये वाला सुख ज्यादा मान लगेगा, किसी को वो वाला सुख ज्यादा मान लगेगा। तो मिल ने एक बात कह दी, उसने कहा जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे पूछिए। एक्सपीरियंस व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से इस मामले में सलाह लेनी चाहिए। और उसने कहा कि आपके आसपास ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जिन्होंने जीवन के बहुत सारे पक्षों को, बहुत सारे दुखों को, बहुत सारे सुखों को अपने ऊपर झेल कर जिया होगा, जिन्होंने भिन्न भिन्न सुखों को अपनी उम्र के अलग अलग पड़ाव में कंज्यूम किया होगा, उनका आनंद लिया होगा। ऐसा व्यक्ति जो समझदार भी हो, ऐसा समझदार व्यक्ति जिसने अपने जीवन के विभिन्न दौरों में अलग अलग प्रकार के सुखों का भोग किया है, यदि आप उससे पूछेंगे कि आप बताएं कि इनमें से कौन से सुख का स्तर कौन सा है, तो वो आपको सही उत्तर दे पाएगा। और इस मामले में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आप अपने आसपास किसी समझदार अनुभवी व्यक्ति से इस बात का उत्तर मांगे। तो ये तरीका ये है। पर ये कहते ही इसमें ऑब्जेक्टिविटी बची, सब्जेक्टिविटी आ गई। सब्जेक्टिविटी आ गई क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय दे सकता है। पर मिल कह रहे हैं कि इसका हमारे पास कोई दूसरा तरीका है नहीं। तरीका इसका एकमात्र यही है कि जिन लोगों ने अनुभव किया हुआ है जीवन का, उनसे पूछें, वो आपको ज्यादा अच्छा सलाह दे सकेंगे। होता क्या है कि व्यक्ति जीवन के जिस दौर में होता है उसको लगता है कि बस इतिहास में पहली बार ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, जबकि लगभग सब लोग उस दौर से गुजर चुके होते हैं। और सार्त्र ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लें, ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है। आपसे कई लोग इंस्पायर होंगे, कई लोग आपको फॉलो करेंगे, बता के नहीं करेंगे, कई बार बिना बताए भी करेंगे। और यदि आपने एक गलत निर्णय लिया, पर क्योंकि कई लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं, तो वो ये मन में बिठाएंगे कि इसने निर्णय लिया था तो सही ही लिया होगा, हम भी ऐसा ले लेते हैं। आपका ये गलत निर्णय समाज में बहुत व्यक्तियों की जिंदगी चौपट कर सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय सही लेना सिर्फ खुद के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। ये बात सार्थ ने कही है। सार्थ कौन है? किस विचारधारा से? अस्तित्ववाद से, एग्जिस्टेंशियलिज्म से। चौथी बात है जस्टिस। जस्टिस की जो बात की थी बेंथम ने, ठीक वही बात कर दी है मिल ने। यानी जब हम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुखों की गणना करेंगे तो एक व्यक्ति के सुख को एक व्यक्ति का ही सुख मानेंगे। यानी एक व्यक्ति की काउंटिंग एक व्यक्ति की ही करेंगे। हम किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की तुलना में विशेष अधिकार या अतिरिक्त महत्व नहीं देंगे। इस बात को स्पष्ट कर दिया, जैसे बेंथम ने वैसे मिल ने किया। दोनों बराबर है इस मामले में। अंतिम बात सिर्फ यह है कि व्यक्ति सामाजिक कैसे होगा, व्यक्ति नैतिक कार्य क्यों करेगा, व्यक्ति नैतिक कार्य क्यों करता है, इसके उत्तर में अंतर है। अगर आपको ध्यान हो तो बेंथम ने कहा कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, और यदि मनुष्य मूलतः केवल स्वार्थी है तो वो किसी दबाव में ही अच्छा काम कर सकता है, अपने आप को करेगा नहीं। ऐसे थॉमस हॉब्स ने कहा कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, अनिवार्यतः स्वार्थी है। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ में ही सामाजिक कार्य कर सकता है, ऐसा कर नहीं सकता है। तो उससे क्या कहानी बनाई कि स्वार्थी व्यक्तियों ने अपने अपने स्वार्थ में ही राज्य का निर्माण किया, लेवियाथन का निर्माण किया, और इसलिए राज्य के निर्माण के बाद उसके आदेश को मानते हैं। राज्य के आदेशों का पालन करना ही नैतिक होना है, इस तरह की बात हॉब्स मानता है। लगभग यही बात हीगल आज आपके सामने आएगा, शायद हीगल भी कहेगा। कांट भी कुछ मामलों में, रूसो कुछ मामलों में इस तरह की बात मानते हैं कि राज्य के आदेश मानना नैतिक होना है, क्योंकि राज्य का यह महत्व है इन सबकी निगाह में। जेएस मिल मानता है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी भी है, परोपकारी भी है, और मार्क्स मानता है कि मनुष्य मूलतः परोपकारी है, स्वार्थी नहीं है। तो जो मानता है मूलतः परोपकारी है, उसके लिए प्रश्न मुश्किल है ही नहीं कि मनुष्य नैतिक कार्य क्यों करता है, अपने स्वभाव से करता है। दिक्कत केवल उनको है जो स्वार्थी मानते हैं, क्योंकि कल बेंथम ने कहा था कि मनुष्य स्वार्थी है, उसने कहा था कि मनुष्य के ऊपर दबाव होते हैं, और वो दबाव कितने थे? 4 दबाव थे। मिल ने भी मान लिया कि हाँ भाई, बेंथम ने जो 4 दबाव बताए थे वो 4 दबाव होते हैं, मैं सहमत हूं इस बात से, इसमें कोई समस्या नहीं है।
मनुष्य 4 बाहरी दबावों की वजह से नैतिक कार्य करता है, यहां तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो 4 दबाव कौन से हमको पता ही है, प्राकृतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक भी है और पर्यावरणीय, भौगोलिक नहीं है और सीसेट वो भी नहीं है। चलो ठीक है। तो जो है सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है और प्राकृतिक है, वो 4 दबाव जो बेंथम ने माने वो उसने माने। लेकिन जिस बिंदु पे ये अलग होता है, वो कहता है कि मनुष्य केवल बाहरी दबाव से नैतिक होता है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर एक आंतरिक दबाव भी होता है, एक आंतरिक दबाव या आंतरिक प्रेरणा भी होती है। और वो आंतरिक दबाव इसलिए होता है क्योंकि वो मूल रूप से बुरा व्यक्ति नहीं है। आंतरिक दबाव किस चीज का है? उसके भीतर एक सामाजिक चेतना होती है, उसके भीतर सभी के हित का विचार होता है, परोपकार की भावना होती है, सभी के हित का विचार होता है, परोपकार या सर्वहित की भावना होती है। किसमें? प्राकृतिक बता रहा हूं, पहले इसको समझ लेते फिर आपको बताता हूं, ठीक है। तो परोपकार या सर्वहित की भावना होती है। किसी ने उससे पूछा मिल से कि भाई ये भावना कब से आती है उसके अंदर, परोपकार की भावना? वो कहते हैं कि हर व्यक्ति समाज में रहना चाहता है, समाज के साथ मिलकर रहना चाहता है। इसका मतलब है कि वो अपनी प्रकृति में सामाजिक होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं। कुछ लोगों ने पूछा कि ये भावना क्या जन्मजात है? अब बिल्कुल लगा मैं कुछ बोल दूं फंस ना जाऊं, तो उसने एक अजीब सी बात बोली। उसने कहा जन्मजात है या नहीं पता नहीं, पर प्राकृतिक है। इसका मतलब मैं ढूंढ रहा हूं कि मिल मिले तो उससे पूछूं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन उसने कह के बात समाप्त कर दी। प्राकृतिक है चाहे जन्मजात ना हो। प्राकृतिक है चाहे जन्मजात ना हो। जन्मजात ना हो का मतलब जेनेटिक बेशक ना हो, लेकिन मनुष्य जैसे समाज के अंदर आता है उसके भीतर ये भावना अपने आप पैदा होनी शुरू हो जाती है। और अगर उसके अंदर एक स्वार्थ की चेतना है तो उसके साथ साथ एक स्वाभाविक सामाजिक चेतना भी है। और ये स्वाभाविक सामाजिक चेतना उसको बार बार बाध्य करती है कि तुम्हें समाज के विरुद्ध कुछ नहीं करना है, जितना हो सके समाज का फायदा करो, समाज के हित में सोचो, मन वचन कर्म से समाज की हेल्प करो। ये भावना उसके मन में होती है और ये बाहर का दबाव नहीं है। अब इनका प्रश्न ये है कि क्या इस दबाव को हम इनमें से जो प्राकृतिक दबाव था वही ना मान लें? इन दोनों में अंतर क्या है? जो सामाजिक भावना है ये व्यक्ति को मन से ऐसा बना रही है कि मुझे सबके बारे में सोचना है, ये सकारात्मक भावना है, मुझे सबकी चिंता करनी है। और ये जो प्राकृतिक दबाव है ये क्या है? ये मन में भय पैदा करता है कि यदि मैं किसी को बर्बाद करूंगा तो कोई मुझे भी बर्बाद कर देगा, तो मैं किसी को बर्बाद नहीं करूंगा ताकि मैं ना बर्बाद हो जाऊं। ये एक भय है, खौफ है। और ये एक ऐसी भावना है कि मुझे एक व्यक्ति होने के नाते समाज की मदद करनी चाहिए, जहां जहां समाज का कल्याण कर सकूं करना चाहिए। सकारात्मक भावना है। किसका सवाल था? स्पष्ट हो गया? ये अंतर है इन दोनों में, इसलिए दिखने में एक जैसी लगती है पर दोनों में अंतर है। बस ये जेएस मिल का दर्शन था या नैतिक विचार था। इन पर जो एक दो आलोचनाएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, समझ में आए तो बढ़िया। बेंथम के न्याय के सिद्धांत को पुनः समझा दीजिए। कुछ नहीं, इसमें एक व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति। बिना शर्माए बताओ किसका है, घबराओ मत एकदम, आपका है। बेंथम और मिल दोनों का सेम है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए इस क्लास के लिए कोई नियम बनाना है, ठीक है, तो हम जो भी नियम बनाएंगे हर व्यक्ति को एक व्यक्ति बराबर मान लेंगे। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसा है जितने लोग हैं वोटिंग करवा लेते हैं, जिस पक्ष में ज्यादा लोग होंगे उस पक्ष की बात को मान लेंगे। वोटिंग करवाई और वोटिंग में एक पक्ष में 4 वोट ज्यादा निकले, एक में 4 कम निकले, तो हमने सिंपल नियम बनाया कि जिसमें ज्यादा लोग हैं वो नियम मान लेते हैं। अब जो हार गया वो कह सकते हैं, एक व्यक्ति कह सकता है कि सर मेरा वजन तो 98 केजी है और वहां एवरेज वेट तो 60 केजी है, तो वेट के हिसाब से मेरे 1.5 वोट बनते हैं, मेरा 1.5 वोट मानना चाहिए। कोई कहे कि मेरी हाइट 6 फुट 11 इंच है तो मेरा वोट भी 1.3 बन जाता है। तो इस तरह से अगर लोग अपनी अपनी वजह से, या एक कहे कि मैं अपने घर का इकलौता बच्चा हूँ, उसके तो 4 भाई बहन है, मैं इकलौता हूँ तो मेरे 4 वोट मानो, उसका अगर आप एक मान रहे हो तो ऐसी बात कर सकता है ना कोई। कोई कहे मेरे चाचा विधायक है इसलिए मुझे 2 वोट मिलने चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे ही विषमता का बीज पैदा होगा सब लोग अपने अपने ग्राउंड पर विशेषाधिकार की मांग करेंगे। और जिस जमाने में इंग्लैंड में ये सब चल रहा था उस जमाने में विशेषाधिकार थे भी बहुत सारे, इसलिए बेंथम ने स्पष्ट कर दिया पहले ही कि विशेषाधिकार की मांग कोई ना करे। इसलिए पहले स्पष्ट कर रहा हूं कि इस दर्शन में, हमारी विचारधारा में एक व्यक्ति का महत्व एक व्यक्ति का ही होगा, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, वहां लैंडलॉर्ड क्लास थी पूरी की पूरी, चाहे जमींदार हो, चाहे लॉर्ड हो या धर्मगुरु हो, सबका वोट सेम मानेंगे। इस सेंस में ये कहा। एक और पर्ची आई तो लिखे मात्रात्मक गुणात्मक, फिर से समझा दीजिए। भाई मात्रात्मक गुणात्मक समझाना थोड़ा सा कैसे समझाएं, कोशिश तो मैंने कर ली एक बार फिर से। अब मैं जो समझा रहा हूँ ना आलोचना, इसकी बाकी आलोचना नोट्स में लिखिए, एक आलोचना समझाता हूँ, उसी में पॉइंट आ जाएगा। देखिए जेएस मिल की आलोचना बेसिकली इसी पॉइंट पे है कि जैसे ही आप कहते हैं कि गुणात्मक सुख भेद होता है, वैसे ही आप सुखवाद से बाहर निकल जाते हैं। और ये आलोचना जिस व्यक्ति ने की है उनमें से एक का नाम है जी.ई. मूर। मूर ने स्पष्ट कर दिया कि सुनने में बेशक मिल बेंथम से अच्छा लगे, टेक्निकली बेंथम मिल से बेहतर है इस मामले में कि सुखों में भेद कैसा होता है, मात्रा भेद होता है, गुण भेद होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं कि मूर ने क्या समझाना चाहा। मूर ने कहा कि मान लो हम एक सुख की बात करते हैं, ठीक, फिर आप कहते हैं कि जो दूसरा सुख है वो गुणात्मक दृष्टि से ऊंचा है, पहला सुख गुणात्मक दृष्टि से नीचा है। मैं सिर्फ ये पढ़ कि मूर ने क्या कहा है, हो सकता है कि उसके बाद आप कहें कि नहीं मूर ठीक नहीं करा, कुछ और ठीक बात है, वो बात की बात है, पहले मूर की बात समझते हैं। मूर कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि इस सुख की तुलना में ये सुख ऊंचा है, तो सवाल यह है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होगा
जो इसमें नहीं है। यही तरीका तो है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आप चॉकलेट के एग्जाम्पल से आपने बात समझी कि 2 चॉकलेट हैं जिनमें कंपोनेंट सेम है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा है, तो इनमें केवल मात्रा भेद है। फिर एक और चॉकलेट आई जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिली हुई है, जो पहले की चॉकलेट्स में नहीं थी। आप कहेंगे कि इसमें केवल मात्रा का अंतर नहीं है, इसमें गुण का भी अंतर है, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट ऐसा चेंज हो गया है। ये तो कहना चाह रहे हैं ना। जैसे चाय है, चाय 4 चीज़ से बनती है, पानी, पत्ती, दूध, चीनी। मान लीजिए आपने कहा कि मैं ब्लैक टी पीऊँगा, सिर्फ पानी और चाय की पत्ती उबाल के पीऊँगा, ना चीनी, ना दूध। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी, चाय की पत्ती और चीनी 3 वाली चाय पीऊँगा। इनमें केवल मात्रा भेद हुआ या गुण भेद भी हो गया? गुण भेद भी हो गया। और चौथे ने कहा नहीं मुझे दूध भी चाहिए इसमें, फिर गुण भेद हो गया। गुप्ता जी को अदरक भी चाहिए, आपने कहा हाँ, इनको अदरक भी चाहिए। तो ठीक बात है भाई, अदरक का स्वाद जिसको नहीं पता होगा अंदर, जिसको पता है वो ये है। हम तो जानते हैं अदरक का स्वाद, आप तो जानते हैं, तो अच्छी बात है। तो अदरक भी चाहिए उनको, तो जैसी अदरक पड़ेगी उसमें फिर गुणात्मक भेद आ गया, यानी इंग्रेडिएंट अलग है। अब मूर कह रहा है कि यदि सुख क्रमांक बी में सुख ए की तुलना में गुणात्मक कोटि में ऊंचाई है, इसका मतलब है कि इंग्रेडिएंट कुछ अलग है। वो इंग्रेडिएंट अपने आप में क्या है? या तो वो सुख ही है या वो कुछ और है ना? जिस इंग्रेडिएंट से दूसरा सुख पहले सुख से बेहतर हुआ, वो इंग्रेडिएंट अपने आप में या तो सुख है या कुछ और है। अगर वो सुख ही है तो हम कहेंगे कि भेद मात्रा का ही है। अगर वो कुछ और है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी सुख को ज्यादा ऊंचा बनाने वाली चीज अपने आप में सुख ना होकर के कुछ और है। और यदि कुछ और की वजह से ये सुख पहले सुख से महान हो गया, तो ये सिद्धांत सुखवाद नहीं है, कुछ और वाद हो जाएगा। मैंने समझाने के बाद आपसे चेहरा देखा, तो इतनी शांति कभी कभी क्लास में होती है जितनी अभी हो गई थी। तो इसको बोलते हैं सांप सूंघने वाली शांति। सांप सूंघ जाने के समय जो शांति होती है, वैसे वाली शांति। चलो मैं एक बार लास्ट अटेम्प्ट ले रहा हूँ, ये मेरा आखिरी प्रयास है। इसमें हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मान लेंगे कि इस लेवल का सवाल पूछेगा कोई नहीं आपसे। अपनी ओर से आप लिखना चाहें 2 लाइन तो लिख सकते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि यूपी में जो कांट पे सवाल पूछा है वो सवाल ऐसा है कि वो दर्शन का पका हुआ विद्यार्थी उसका उत्तर दे सकता है, बाकी किसी की बस की बात नहीं। कांट पे जो पूछा है, कांट हम पढ़ेंगे तो समझेंगे उसका क्या मतलब है। तो लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, आप लोग तैयार एकदम पक्का? चलो देखो, वही कह रहा है, जी ई मूर कह रहा है कि सुखों में गुणात्मक भेद मानने का मतलब, मिल ये कहना चाह रहा है कि सुख ए की तुलना में यदि सुख बी ऊंचा है, तो इसमें कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं था। क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट सेम होते सारे के सारे तो मात्रा का अंतर होता। इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुणों का भेद है, ठीक है। तो सवाल है कि वो जो चीज अलग है इसमें सुख बी में, वो क्या है? 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो इंग्रेडिएंट भी अपने आप में सुख ही है, या वो सुख नहीं कुछ और है। अगर वो सुख ही है तो सुख और सुख का अंतर कितना भी बड़ा अंतर हो, मात्रा का ही अंतर होगा। इसलिए यदि सुख बी को सुख ए से महान बनाने वाली चीज सुख ही है, तो किसी भी तरीके से आप ये साबित कर ही नहीं पाएंगे कि अंतर गुणों का है। आपको मानना पड़ेगा कि अंतर मात्रा का ही है। और यदि आप ये मान लेते हैं कि नहीं, बी को ए की तुलना में महान सुख बनाने वाली चीज सुख नहीं कुछ और चीज है, तो दरअसल आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ और की वजह से ये सुख इस सुख से महान है। और यदि ऐसा है तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक वस्तु सुख है ही नहीं, कुछ और है। तो फिर यह सिद्धांत सुखवाद कैसे हुआ? ये तो कुछ और वाद हो गया। जिस कुछ और चीज ने इस सुख को महान बनाया वो केंद्र में आ गई, वो सबसे महान हो गई, फिर इसे हम सुखवाद कैसे मानेंगे? ये दर्शन की दुनिया में इस तरह के क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, इस तरह की समीक्षाएं की जाती हैं। मिल पे बहुत सारी है, पर हम उस लेवल पे जाने रहे, हम तो बहुत जनरल तरीके से पढ़ रहे हैं इन चीजों को। ये आलोचना मैंने आपको इसलिए बताई कि मात्रात्मक गुणात्मक भेद को लेकर ये स्टैंड हमेशा ध्यान रखिए कि लॉजिकली टेक्निकली मात्रा भेद मानना ज्यादा अच्छा है। सामान्य जीवन में नैतिकता की स्थापना की दृष्टि से गुणात्मक भेद को मानना ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन तकनीकी पक्षों के सामने मिलकर टिकना बहुत मुश्किल इस मामले में हो जाता है। क्या मैं ये मान लूं कि आप जेएस मिल और बेंथम को समझ गए हैं? कि आपके नोट्स में एक तालिका है इन दोनों का अंतर और इन दोनों की तुलना बताने वाली तालिका? एक बार इसी बहाने नोट्स को पहली बार खोल के देखिए जरा। मैं देख लेता हूँ, मुझे दिखा दो, दिक्कत होगी देखने में, मैं हेल्प कर देता हूँ आप। उपयोगितावाद के चित्र में एक मिस्टेक हो गई है, कल एक स्टूडेंट ने मुझे बाद में याद दिलाया। पेज नंबर 8 उपयोगितावाद का जो हेडिंग है उसमें एक चित्र बना हुआ है ना, आप लोग बताइए क्या गलती है इस चित्र में? इसमें जो नियम संबंधी उपयोगितावाद लिखा है ना, उसका डिवीजन है नीचे वाला सीमित और सार्वभौमिक, जो गलती से निकृष्ट उपयोगितावाद के नीचे आ गया है। समझ गए इस बात को? तो उस लाइन को ठीक कर लीजिए, वहां से उसका लिंक बनेगा। आपकी नोट्स में वो तालिका नहीं है तो हम यही ट्राई कर लेते हैं। तो एक हेडिंग बनाइए, बेंथम और मिल में समानताएं। बेंथम और मिल में समानताएं। अगर हमें 5 समानताएं बतानी हो, 5 काफी है 150 शब्दों के लिए, लिखो। समानता नंबर 1, दोनों उपयोगितावाद के समर्थक हैं, या और संक्षेप में उपयोगितावाद का समर्थन। तो बेंथम और मिल में समानताओं में पहली समानता है, मैं लिखवाता बहुत कम इसलिए बड़ा बेचैन हो गया, लिखवा क्यों रहा है? हम इसे थोड़ा ऐसे लिखो लिखो लिखो। पहला पॉइंट है उपयोगितावाद का समर्थन, ठीक। दूसरा लिखिए, सुख ही स्वतः शुभ है, यानी कि दोनों सुखवादी हैं और वो मानते हैं कि सुख ही अकेली वस्तु है जो स्वतः शुभ है। इसी में सेकंड में आगे लिखिए अनुपात का सिद्धांत।
अनुपात समझ रहे हैं? कोई वस्तु या कृत्य या नियम जितनी मात्रा में समाज को सुख देगा उतनी ही मात्रा में शुभ होगा, यह सिद्धांत। तीसरा, दोनों मानते हैं कि सार्वभौमिक सुखवाद स्वार्थमूलक सुखवाद से बेहतर है। दोनों मानते हैं कि सार्वभौमिक सुख व्यक्तिगत सुख से बेहतर है। सरल भाषा में लिखना अच्छा रहता है, व्यक्तिगत सुख से बेहतर है। दोनों का लक्ष्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। दोनों का लक्ष्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। चौथी समानता, दोनों मानते हैं कि व्यक्ति के नैतिक आचरण में 4 बाह्य दबावों की भूमिका होती है। दोनों मानते हैं कि व्यक्ति के नैतिक आचरण में 4 बाह्य दबावों की भूमिका होती है। 4 कौन कौन से? ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक, जातिगत, राजनीतिक, धार्मिक। लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अंतिम 5वां, दोनों ने प्रत्येक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति मानकर समानता या न्याय का सिद्धांत दिया है। दोनों ने प्रत्येक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति मानकर समानता और न्याय का सिद्धांत दिया है। जब ऐसी समानता ध्यान है तब लोग क्या लिखते हैं? दोनों इंग्लैंड में हुए थे, दोनों 19वीं सेंचुरी में हुए थे, दोनों की हाइट 5 से 6 फीट के बीच में थी, तो वैसे वाला नहीं लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स चिंतन में लिखने। अब आइए दूसरा हेडिंग, अंतर। बेंथम और मिल के चिंतन में अंतर। एक तरफ लिखिए बेंथम, दूसरी तरफ मिल लिख लीजिए। ऊपर हेडिंग बेंथम और मिल में अंतर। तो नंबर 1 बेंथम में लिखिए, निकृष्ट सुखवाद अर्थात सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद। निकृष्ट सुखवाद अर्थात सुखों में सिर्फ मात्रा भेद। दूसरी तरफ उत्कृष्ट सुखवाद अर्थात सुखों में मात्रा प्लस गुण भेद। दूसरा बेंथम में लिखिए, मनुष्य अनिवार्यतः स्वार्थी होता है। मनुष्य अनिवार्यतः स्वार्थी होता है। फिर मिल के नीचे लिखिए, मनुष्य स्वार्थी व परोपकारी साथ साथ होता है। मनुष्य स्वार्थी व परोपकारी साथ साथ होता है। तीसरा बेंथम में लिखिए, मनुष्य को 4 बाहरी दबाव नैतिक बनाते हैं। इधर 4 बाहरी दबावों के साथ साथ एक आंतरिक दबाव भी होता है। 4 बाहरी दबावों के साथ साथ एक आंतरिक दबाव भी होता है। चौथा मिल में लिखिए, पहले सुखों के गुण भेद के मूल्यांकन के लिए योग्य व अनुभवी निर्णायक की चर्चा की है। सुखों के गुण भेद के लिए योग्य व अनुभवी निर्णायक की चर्चा की है मिल ने। समझिए सिद्धांत कौन सा है कि जब क्लैरिटी ना होगी कौन सा सुख ऊंचा है तो किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति से पूछिए। तो योग्य व अनुभवी निर्णायक की चर्चा की है, और बेंथम ने लिखिए ऐसी चर्चा नहीं है, मतलब ये सिद्धांत उसके दर्शन में नहीं है। बस ठीक है, 3-4 अंतर जो है काफी। तो कौन सा? जीई मूरवाल लिखो, आपके नोट्स में वैसे होगी वो मेरे ख्याल से। एक बार दिखाई नोट्स में, आपको बताता हूँ है या नहीं। इसमें नहीं लिखा है, मैं वो लिखवाया तो लिखिए। जीई मूर हेडिंग बना के लिखिए। मूर ने मिल के इस विचार पर आपत्ति की है, मूर ने मिल के इस विचार पर आपत्ति की है कि सुखों में गुण भेद होता है, कि सुखों में गुण भेद होता है। उसका प्रश्न है कि यदि कोई सुख किसी दूसरे सुख से ऊंचा है, यदि कोई सुख किसी दूसरे सुख से ऊंचा है, तो उसमें ऐसा क्या है जो उसे ऊंचा बनाता है? तो उसमें ऐसा क्या है जो उसे ऊंचा बनाता है? यदि वह अतिरिक्त तत्व सुख ही है, यदि वह अतिरिक्त तत्व सुख ही है,
तो इन दोनों सुखों में केवल मात्रा भेद ही सिद्ध हो पाएगा। तो इन दोनों सुखों में केवल मात्रा भेद ही सिद्ध हो पाएगा। और यदि किसी सुख को बेहतर बनाने वाला कारक सुख से भिन्न कुछ और है, तो सुखवाद ही खंडित हो जाएगा। इससे काम चल जाएगा आपको इतना लिख के, ठीक है। इनका प्रश्न ये है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दबाव तो बाहर से आते हैं, समझ में आता है, और जो प्राकृतिक दबाव है वो महसूस होता है कि अंदर से आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि धार्मिक दबाव बचपन से अंदर आ गया था या बाहर से आते आते अंदर आया था? बाहर से आया था ना। एक समय के बाद वो भी अंदर आ गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक वजहों से नैतिक कार्य करते हैं कि भगवान देख रहा है, दंड मिलेगा, और जिस समय वो इस दबाव में होते हैं वो दबाव अंदर से ही आ रहा होता है, पर इस दबाव का मूल स्रोत अंदर का ना होकर के बाहर का है। ऐसे राजनीतिक है, अगर आपको पुलिस से डर लगता है तो हो सकता है कि वो डर इतना गहरा हो कि आप कोई भी गलत काम इस भय से करें ही नहीं कि कल को पुलिस को पता लग जाएगा। अंदर से डरे हुए हैं, पुलिस देख के नहीं डरे। लेकिन ये जो पुलिस का दबाव है, ये दबाव भी जन्मजात नहीं है, ये समाज ने आपको दिया है। तो जिस प्राकृतिक दबाव की चर्चा बेंथम कर रहा है, वो बेंथम का दबाव आंतरिक अपने आप मन में आने वाला नहीं है, कि हमारे समाज ने हमें सिखा दिया है। समाज की चर्चाओं में, पेरेंट्स की चर्चाओं में हमने सुना है कि यदि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। यदि हमने किसी के पानी में जहर मिला दिया, कोई हमारे पानी में भी मिला देगा। देखो बहुत बेसिक सिद्धांत क्या है। एक सिद्धांत यह है कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके साथ हो वैसा आप करें। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा 3-4 साल का गलती से अपने पेरेंट्स से छूट गया, रो रहा है और वो परेशान है कि मैं गुम हो गया हूं। आप हो, हम में से कोई भी होगा, आमतौर पे केवल बच्चा उठाने वाला गिरोह छोड़ के कोई भी होगा, 100 में से 99 व्यक्ति ऐसे होंगे जो उस बच्चे को उठाएंगे, प्यार करेंगे, पुलिस के पास ले जाएंगे, उसे पेरेंट्स से मिलवा ही देंगे। और ये करते हुए कहीं ना कहीं हमारे मन में ये है, चेतन या अवचेतन में, कि कल को ऐसा मेरे घर में हो जाए तो हमारा बच्चा भी, हमारा भतीजा, भांजा, भांजी, भतीजी जो भी हो, वो भी घर पहुंच जाए। ये प्राकृतिक दबाव है, और ये दबाव समाज में रहते रहते समाज के साहचर्य से विकसित होता है। ये प्राकृतिक जन्मजात नहीं है, ये सामाजिक जीवन का परिणाम होता है हमारे अंदर। तो जो बेंथम कहना चाह रहे हैं, सामाजिक जीवन में रहकर जो हमारे ऊपर धारणाएं पैदा होती हैं वो 4 है, उनमें प्राकृतिक ये भी है। पर जो मिल कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे अंदर प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि हम समाज के लिए अच्छा करें, समाज के साथ रहें। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक नहीं है, ये हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, प्राकृतिक नहीं है। तो दोनों विचारों का अंतर है। अब जो इसमें से मानना चाहे मान लें, आपको प्राकृतिक लगता है प्राकृतिक मान लीजिए, ठीक। इससे अच्छा मिल है तो अच्छा है, मिल अच्छा है, इसका नाम भी ज्यादा लंबा है, जॉन स्टुअर्ट मिल, देखो कितना अच्छा नाम है उसका। तो बेंथम के 2 ही शब्दों का, जेरेमी बेंथम, बस। तो आपको मिल ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बधाई हो आपको, कम से कम डिसाइड तो हो पाया। दुनिया तो परेशान है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना। तो आप मिल को अच्छा बताइए, ठीक है। आओ आगे आओ। उपयोगितावाद समाप्त हो गया। अब जो टेलियोलॉजी वाले सिद्धांत थे उसमें आपने पहले पढ़ लिया, ये भाषा समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है टेलियोलॉजी, और कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़ लिया आपने? पहला कौन सा? ईगोइज्म, दूसरा हिडोनिज्म, तीसरा यूटिलिटेरियनिज्म, 3 पढ़ लिए। अब जो बच गया उसमें से एक का नाम है इवोल्यूशनिज्म, और उसके बाद एक पढ़ना है परफेक्शनिज्म। तो हम शुरुआत करते हैं इवोल्यूशनिज्म से, जिसका नाम है विकासवाद, और इसमें एक चिंतक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उस चिंतक का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। इवोल्यूशनिज्म। देखिए 19वीं सेंचुरी में एक बहुत महान विचारक हुआ, उस महान विचारक का नाम था सीडी। क्या नाम था पूरा? चार्ल्स डार्विन। तो पहले बैकग्राउंड समझें विकासवाद की, इवोल्यूशनिज्म की। बैकग्राउंड ये है कि चार्ल्स डार्विन नाम के एक विचारक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके बड़े बड़े निष्कर्ष निकाले, और 19वीं सेंचुरी में 2 महान पुस्तकें, एक 1859 में और एक 1871 में लिखी। 1859 में जो किताब लिखी उसका नाम आपने सुना होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक पुस्तक ये मानी जाती है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम था इसका। और 1871 में, 1882 में तो डार्विन चला ही गया था, 1882 में डार्विन मरा, 83 में मार्क्स मरा। ये दोनों एक समय के लोग हैं और दोनों ने पूरी दुनिया को बदल ही दिया अपने जमाने में। जो दूसरी किताब लिखी उसका नाम है द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन। इन दोनों किताबों ने इस संसार को देखने का हमारा नजरिया लगभग पूरा चेंज कर दिया। उससे पहले तक बाइबल के लोग, बाइबल में विश्वास रखने वाले लोग मानते थे कि
आपने भगवान के चित्र जहां भी देखे होंगे दुनिया में, उनमें से 99% केसेस भगवान इंसान जैसा दिखता है। ईसा मसीह देखेंगे एकदम इंसान दिखते हैं, वो भगवान के पुत्र हैं। जिन जिन धर्मों में भगवान दिखता है, आप पाएंगे 2-4 अपवाद छोड़ के सारे भगवान मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। ब्रह्म को देख लीजिए, उनकी दाढ़ी भी सफेद रंग की है। विष्णु को देखिए, एकदम बढ़िया इंसान है। पार्वती को देखिए, शिव को देखिए, पार्वती है, लक्ष्मी है, राम है, लक्ष्मण है, जो मतलब शिव है, हनुमान है, सबको देखिए, सब मनुष्य दिखते हैं। ऐसे ही और जिन धर्मों में हुआ वहां भी या क्या करेंगे, बेसिक डिजाइन मनुष्य का लेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं। जैसे गणेश जी का चेंज किया थोड़ा सा, और वो चेंज कैसे किया, पहले तो मनुष्य ही थे, वो तो बीच में एक दुर्घटना हुई जिसके बाद जीनो ट्रांसप्लांटेशन करके एक हाथी का हमने जो सिर था उनको लगा दिया। यही बोलते हैं ना साइंस में, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, यही तो होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वो कर दिया। तो फिर गणेश जी उस रूप में सामने आ गए। हर धर्म में ऐसा है, तो ऐसा क्यों है? इसके 2 उत्तर हैं। एक उत्तर जो चोटीदारी दाढ़ीधारी लोग देते हैं वो ये है, ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार करता है कि उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। यह है गुलू उत्तर। इसका सही उत्तर जिस आदमी ने दिया, ग्रीक फिलोसफी में एक आदमी था जेनोफेनीज। जेनोफेनीज इस कंसेप्ट को बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, बोलते हैं शायद इस कंसेप्ट को, जिसमें ईश्वर और मनुष्य एक जैसे नजर आते हैं। तो जेनोफेनीज ने जो बात कही उसका सार ये है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया या नहीं है तो पता नहीं, पर मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया, ये सही बात है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा नहीं बनाया, मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया। बेसिक डिजाइन अपने जैसा रखा, और उसके बाद दिखाने के लिए कोई ईश्वर है, 10 हाथ कर दिए या 8 भुजाएं, अष्टभुजा, मां अष्टभुजा। हमारी 2 भुजाएं हैं, मां की अष्टभुजाएं हैं। हमारे 2 नेत्र है, शंकर का 3 नेत्र है, 3 आंखें खुल जाती हैं। रावण के 10 सिर बना दिए। डिजाइन वही है इंसान वाला है, बेसिक डिजाइन आप देखेंगे इंसान वाला दिखेगा, और जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उन सब में थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ अलग चीजें बना के काम चलाएंगे। और इसलिए जब डार्विन ने सिद्धांत दिया, डार्विन ने बड़ी अच्छी बात कही, ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के पुत्र हम लोग हैं, और भारत के दर्शन मानते हैं। डार्विन ने कहा देखो, हम ईश्वर जैसे नहीं, हम ईश्वर से नहीं बने, हम बंदर के चचेरे भाई हैं। उसने हमारी सारी छवि खराब कर दी। पहले जबरदस्त छवि थी हमारी कि हम भगवान जैसे हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान ने अपनी शक्ल में हमको बनाया है। तो डार्विन ने कहा ऐसा बकवास है, इस झूठी बकवास से मत जाओ, सच समझो। सच ये है कि हम सब अमीबा की संतान हैं, और अमीबा से बनते 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 विकासवाद होता गया। उस विकासवाद में एक स्पीशीज एप्स की आई, उनमें जो सड़े गले किस्म के बंदर थे या एप्स थे, वो झुंड में रहने लगे, खतरा भांपने के लिए उचक उचक के देखने लगे। उसी उचकने के प्रोसेस में एक दिन उचक ही गए, 2 पैर पे खड़े हो गए। और जो ताकतवर थे वो उचके ही नहीं, उन्हें पता था कि जब भी शेर आएगा भाग जाएंगे। डरपोकों को लगा पहले दूर से देख ले, तो उचकने लगे। डरपोक झुंड में रहने लगे, साहसी अकेले रहते थे। तो जो उचका और झुंड में रहा, उससे इंसान का विकास हुआ। वो उचका इसलिए कि डरपोक था, झुंड में इसलिए था कि डरपोक है। तो डरपोक किस्म के वानरों से मनुष्य का विकास हुआ है, उसने ये सिद्धांत दिया है। तो हम किसके संतान है? भगवान के नहीं, हम डरपोक बंदरों के संतान है। बेसिकली बंदरों में भी डरपोक वाले जो थे, जो ज्यादा खराब टाइप के बंदर थे, हम उनके संतान हैं। ये सुन के पिछले शिक्षा मंत्री बोले आप होंगे, हम तो नहीं है, हम तो भगवान राम की संतान है, डीएनए टेस्ट करवा लो हमारा। अब डीएनए आपका टेस्ट कैसे करवाएं? राम जी का भी तो होना चाहिए, तब तो मैच करेंगे। आपका तो मिल गया, जिससे मैच करना उसका मिल नहीं रहा। ऐसी बात करने वाला भिक्षा मंत्री नहीं है, रिक्शा मंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री है। ये अपने आप में देश की दुर्दशा का कारण ये भी था। तो चार्ल्स डार्विन ने हमारी बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को भंग किया, और किया तो ठीक ही किया। वैसे तो सुनने में खराब लगता है, कितना खराब लगता है कि बंदर हमारे चचेरे भाई बहन है। बंदर से हम पैदा नहीं हुए हैं, एप से एक तरफ बंदर हुए, एक तरफ हम हुए, तो बंदर हमारे चचेरे भाई बहन है। उनको पूर्वज नहीं समझना है, बंदर हमारे चचेरे भाई बहन है। जैसे बंदर का बच्चा मिले तो जैसे चाचा जी के बच्चे को देखते हो उस भाव से देखना है, उसका नाम बोल के, जो भी नाम उसका आपने रखा वो नाम बोल के बोलिए उसे, ठीक है। और डार्विन ने 2-3 सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत दिया नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन ने खूब पिटा चर्च के हाथों, ऐसी बात जो बोलेगा पिटेगा नहीं, खूब पिटा। चर्च से फोन आया कि डार्विन के बच्चे ये बता, तो ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी, या तो शाम तक भगवान मान ले, नहीं तो भगवान के पास जाने को तैयार हो जाए। डार्विन घबरा गया बेचारा, न्यूटन भी घबरा गया था अपने जमाने में, सब घबरा जाते हैं। तो डार्विन ने अपना सिद्धांत थोड़ा सा बदल के बोला, मेरे कहने का मतलब ये था, ईश्वर ने शुरुआती जीवन बनाया और उस जीवन में उद विकास की प्रवृत्ति भर के चला गया। तो जोर से क्या बोला? चला गया। तो चर्च वाले समझ नहीं पाए कि क्या करना है इसका हमें, जैसे गैलीलियो ने चर्च के मजे लिए थे, इस तरह से उसने बात को घुमाया थोड़ा सा। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि प्रकृति खुद चुन लेती है कौन सी स्पीशीज हमारे लिए आगे चलने के लिए ठीक है, और ये चुनती कैसे? उसके लिए समायोजन या एकोमोडेशन का सिद्धांत दिया। जो प्रकृति के साथ एकोमोडेट करेगा वही चलेगा। बाकी देखो धूमधाम काम नहीं आती है। जैसे कई लोग इसी में चौड़े होते हैं कि मैं तो 6 फुट का हूं, मैं तो इतना चौड़ा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो जिम जाता हूं। छोटा सा कोरोना वायरस घुसेगा नाक के अंदर, ना 6 फुट काम आएंगे ना जिम काम आएगा। इसलिए इन कुछ नहीं रखा इन बातों में। अगर आप बहुत लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, आप बहुत सारा मतलब मछलियां हाथ में तैर रही हैं आपके, अगर आप बहुत सारा वजन उठा लेते हैं, आप 2-3 बुलेट मोटरसाइकिल साथ उठा लेते हैं, कुछ काम नहीं आएगा। एक छोटा वायरस चाहिए, वो हिसाब बराबर कर देगा।
डायनासोर इसी धूमधाम में रह गए, जिम जाते थे लगातार, लेकिन उस जिम का क्या फायदा हुआ, इतना जिम के डायनासोर उसके बाद भी कहाँ बचे, खत्म हो गए, उसी कॉन्फिडेंस में मारे गए। समायोजन होगा। और तीसरी बात कही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, जो सबसे बेहतर है वही जिएगा। और सबसे बेहतर वो नहीं है जो सबसे बड़ा दिखता है, सबसे बेहतर वो है जिसको प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करने की तमीज है, जिसको प्रकृति के साथ एकोमोडेशन करने की समझदारी है, वो चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। डार्विन का असर ये हुआ कि जो धर्मगुरु थे वो तो नफरत से भर गए, उन सब ने आपस में मीटिंग्स की, इसको कैसे निपटाएं, इसको कैसे मारें, इसने हमारी बाइबल का अपमान किया है, एक तो ये होने लगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे या जिनमें पढ़ने लिखने की इच्छा थी, उन्होंने जब ये बातें सुनी, उनका दिमाग घूम गया कि यार इतनी कायदे की बात कोई कैसे कर सकता है। उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, रिजल्ट साबित किए अपने, और इसका असर क्या हुआ, सभी विषयों पर पढ़ना शुरू हो गया। जितने विषय थे उन सब पर इसका असर पड़ना शुरू हुआ, ह्यूमैनिटीज में बेसिकली। और उन्हीं असर पड़ने की प्रक्रिया में इसका असर एक व्यक्ति पर पड़ा जिसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर साहब, कुछ और भी लोग थे जो इवोल्यूशनिस्ट माने जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख व्यक्ति इन सब में हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिया जाता है एक तो समाजशास्त्र में, और एक लिया जाता है एथिक्स की दुनिया में। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा आता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका महत्व सोशियोलॉजी में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में लिखिए, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, इन तीनों दुनियाओं में हर्बर्ट स्पेंसर का महत्व होना शुरू हुआ। और उसका सिद्धांत कुछ नहीं है, उसने डार्विन के इवोल्यूशनिज्म को एथिक्स की दुनिया में अप्लाई कर दिया है, समाज की दुनिया में अप्लाई कर दिया है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में इसको बोलते हैं कि सोशल डार्विनिस्ट है, हम एथिक्स की दुनिया में इसको बोलते हैं कि इवोल्यूशनिस्ट है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हों कभी जीवन में, तो आप पढ़ेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशल डार्विनिस्ट था, सामाजिक डार्विनवादी था, क्योंकि डार्विन के सिद्धांतों को उसने सामाजिक जीवन पर अप्लाई करने का प्रयास किया, ये उसकी विशेषता मानी जाती है। तो अब देखते हैं कि विकासवाद यानी कि इवोल्यूशनिज्म, इसकी मूल धारणाएं क्या क्या हैं। तो इसकी मूल धारणा जो मैंने आपको समझा दिया, वो मूल धारणा क्या है, डार्विन का प्रभाव। तो पहले इसका परिचय नोट करें, परिचय में लिख दीजिए डार्विन का प्रभाव। सभी विषयों पर पढ़ा, जिन लोगों ने कहा कि एथिक्स को भी हम प्राकृतिक सिद्धांतों की मदद से समझ सकते हैं, तो एथिक्स भी इवोल्यूशन के सिद्धांतों पर आधारित है। जिन लोगों ने यह बात कही है उनको बोलते हैं इवोल्यूशनरी एथिक्स या इवोल्यूशनिस्ट एथिक्स, ऐसा नाम बोल देते हैं। इन लोगों में कौन कौन विचारक हैं, तो पढ़ेंगे तो आप एक को ही, जिसका नाम है एच.एस. कल भी आया था एच.एस. हरि सिंह। कल कौन था, कल हेनरी सिजविक था, और आज कौन है, आज हर्बर्ट स्पेंसर है, जो कल आपने बोल दिया था उछल के, आज है वो हर्बर्ट स्पेंसर। इसी स्कूल ऑफ थॉट में कुछ और भी चिंतक आते हैं। अगर आपने नाम सुना हो, एक आदमी है सैमुअल अलेक्जेंडर, सुना है तो बढ़िया है, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए ऐसा क्या है। एक का तो नाम सुना होगा आपने, उसका नाम है हेनरी बर्गसा। इसका नाम तो आया कुछ दिन पहले, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आया था। हाँ, रहस्यवादी तो है, पर इसका नाम आया कहाँ था क्लास में, उसी बारे में आया था क्या, है तो रहस्यवादी, बहुत बड़ा रहस्यवादी है। अच्छा, हो सकता है वही आया होगा ना। तो हेनरी बर्गसा एक बहुत महान चिंतक हुआ। एक नाम आपने शायद सुना हो, मॉर्गन, लॉयड मॉर्गन नाम का चिंतक है, वो भी इसमें आता है। लॉयड सी मॉर्गन पूरा नाम था इसका। तो मोटी मोटी बात यह है कि इनमें से कोई नाम कभी आपके सामने आए तो आप समझ जाना कि कौन सी बैकग्राउंड का आदमी है। और एक और नाम बता रहा हूं, लेस्ली स्टीफन। ये 4-5 लोग माने जाते हैं एथिक्स की दुनिया में इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को बेस बनाने के मामले में। मैं फिर से नाम बोल देता हूं ताकि आपको राइटिंग से ना जूझना पड़े। एक नाम है सैमुअल अलेक्जेंडर, एक नाम है लॉयड मॉर्गन, एक है हेनरी बर्गसा, और एक है लेस्ली स्टीफन। ठीक है, और इन सबके जो मुखिया जिनके बारे में हम पढ़ना है उनका नाम क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर। हम स्पेंसर को पढ़ेंगे, वो हमारे लिए पर्याप्त है। चलिए, ये हो गया इवोल्यूशनिज्म का परिचय। अब आते हैं हम हर्बर्ट स्पेंसर पे। जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इनके बारे में एक बात ध्यान रखें, इनकी जो पुस्तक है सबसे प्रसिद्ध, उस पुस्तक का नाम है डेटा ऑफ इथिक्स। डेटा ऑफ इथिक्स किताब का नाम लिखेंगे तो उससे एक नंबर बढ़ जाता है, थोड़ी सी बात प्रामाणिक हो जाती है, तो आप भी किताब का जिक्र कर दें, ठीक। और यदि कोई आपसे पूछे कि इस सिद्धांत का नाम क्या है, एक ही शब्द में कर देंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत का नाम है, ये सुनते ही आप समझ जाएंगे कौन से दो सिद्धांतों को मिला के बनाया है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी हीडोनिज्म। जल्दी से बताओ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विकासवादी सुखवाद। सुखवाद होती है, आप समझिए कि बहुत आसान मामला है, सारा वही का वही होगा जो हमने पढ़ा हुआ है ना, वैसा ही है, कुछ खास समस्या है भी नहीं। तो हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत नैतिकता की दुनिया में है इवोल्यूशनरी हीडोनिज्म, यानी कि विकासवादी सुखवाद, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूं, ये सब मिटा के हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत का नाम ऊपर लिखता हूं। अब हम समझते हैं कि स्पेंसर बाबू क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जहां तक सिद्धांत में दो शब्द आप जानते हैं, एक है इवोल्यूशनरी, एक है हीडोनिज्म। तो इवोल्यूशनरी हीडोनिज्म बेसिकली इवोल्यूशनिज्म है या हीडोनिज्म है, हीडोनिज्म है। जो शब्द बाद में होता है वो विशेष्य होता है, उसका महत्व ज्यादा होता है। तो सबसे पहली बात, यह सिद्धांत हीडोनिज्म का ही सिद्धांत है। और हीडोनिज्म का मतलब आप जानते हैं सुखवाद है। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जो सुख है वही अपने आप में
स्वतः शुभ वस्तु है। एथिक्स में जब भी कुछ पूछे ना ऐसी भाषा में लिखा, सुख एकमात्र स्वतः शुभ वस्तु है। अपने आप में जो वस्तु शुभ है उसको हम कहेंगे सुख, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक। और अनुपात का सिद्धांत सब लोग मानते हैं, यही मानते हैं। अनुपात का मतलब क्या हुआ, आप में से कौन बताएगा? अनुपात का मतलब जिस चीज से, जिस वस्तु से जितना ज्यादा सुख मिलेगा वह वस्तु उतनी ही ज्यादा नैतिक है, उतनी ही ज्यादा काम में है, स्पृहणीय है। ये तो बेसिक बात है। इसके बाद जो असली बात इनकी अलग है वो है उनका इवोल्यूशनिज्म। इसमें इन्होंने कुछ नई बातें बताई जो बातें थोड़ी सी आपको अलग लगेंगी। ठीक। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह सिद्धांत इस ग्राउंड पर पैदा हुआ है कि इवोल्यूशनिज्म के सिद्धांत सभी विषयों पर लागू होते हैं, एथिक्स पे भी लागू होते हैं। तो इनकी पहली प्रतिज्ञा यह है कि एथिक्स की दुनिया पर भी ये नियम लागू होते हैं। इवोल्यूशनिज्म के नियम, डार्विन के नियम सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं होते, सिर्फ जीव विज्ञान में लागू नहीं होते, वो एथिक्स की दुनिया में भी लागू होते हैं। अच्छा, इवोल्यूशन का मतलब थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे भ्रूण होता है और फिर वो एक विकसित शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको बेस मान लें, इवोल्यूशनिज्म के लोग आमतौर पर इसके माध्यम से बात समझाते हैं। भ्रूण और शरीर में क्या बोलेंगे, भ्रूण बहुत स्पष्ट होता है या अस्पष्ट होता है? तो अस्पष्ट से यदि स्पष्टता की ओर विकास हो, ठीक, भ्रूण में एकता ज्यादा है या अनेकता ज्यादा है? भ्रूण में एकत्व ज्यादा है या अनेकत्व ज्यादा है? एकत्व ज्यादा है। तो यदि एकत्व से अनेकत्व की तरफ विकास हो, तो कोई भी ऐसा विकास जो अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर हो, एकत्व से अनेकत्व की ओर हो, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का ये बेसिक मीनिंग एथिक्स की दुनिया में अप्लाई करने वाला एक तो ये आदमी है, थोड़ा सा अप्लाई करेगा हीगल। कैसे करेगा? मतलब हीगल इसका विरोध करेगा लेकिन इस बात को किसी न किसी सेंस में अप्लाई भी कर देगा। तो जब भी इवोल्यूशन शब्द समझे ना तो दिमाग में ये बात रखिए, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन सब पे लागू होता है। अब देखो, जो डायनासोर थे ना उनकी कहानी से ध्यान रखना है। अब जैसे ये आ रहा है, क्या नाम है, कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस है। पाकिस्तान में एक भी नहीं आया केस अब तक, देखिए, क्योंकि वायरस भी नहीं जाना चाह रहे वहां पर। इसका एक भाव ये भी हो सकता है। अब ये बताइए कि इस वायरस से जो लोग बचेंगे उनमें से एक बड़ी संख्या उनकी होगी जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। और इम्यून सिस्टम जिनका बेहतर है उसमें एक अपेक्षा आप कर सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रकृति के साथ ज्यादा सामंजस्य में जी रहे होंगे। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक रात को 9-10 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठता है, सुबह सुबह ठंडी हवा में सैर करता है, सूर्योदय से पहले उठता है और भोजन भी प्राकृतिक भोजन, फलाहार करता है, इस तरह का भोजन। दूसरा व्यक्ति सुबह 5 बजे सोता है, सारी बत्तियां बुझा के शीशों पे काला चार्ट चिपका के सोता है कि रोशनी बिल्कुल ना आ सके कहीं से भी। फिर दोपहर को 12 बजे उठ के पूछता है कि आज तारीख क्या है। फिर लोग बताते तारीख ये है, समय ये, पूरा पंचांग बताना पड़ता है उसको उठने के समय, तब समझ में आता है कि अच्छा मैं कौन से देश काल में हूँ। फिर वो उठता है और भोजन के नाम पे तला भुना, इतना पकौड़ा, इतना तेल, इतना उटपटांग चीजें खाता है, साथ में अचार मिला के खाता है। अब मान लो कोरोना वायरस आया और उसको इन दो में से एक को ही खाना है, तो उसके लिए ज्यादा खाद्य पदार्थ कौन है इन दोनों में से? जो दूसरे वाला है, जो सुबह 5 बजे सोता है, ठीक से भोजन नहीं करता है ना, जो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, वो उसका आहार हो जाएगा। इसका मतलब यदि जिंदा रहना है देर तक तो प्रकृति के सामंजस्य में रहना होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कई आप लोगों की उम्र में लोग 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, भाई जो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, दोस्तों कितने घंटे सोते हो? तो 5 घंटे, 4.5 घंटे। पढ़ाई का इतना तनाव है, देखिए 5 घंटे। मैंने कहा 5 घंटे सो के कैसे पढ़ लेते हो? सर कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ लेते हैं हम तो, 5 ही घंटे सोते हैं, नींद है इतनी हमारी, हमारी नींद पे अच्छा कंट्रोल है। तो पूछते हो कि तुम ध्यान व्यान करते हो क्या कुछ? नहीं, ध्यान नहीं करते, बस 5 घंटे सोते हैं, बाकी पढ़ते हैं। तो मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में उपदेश भी मानता भी नहीं है, तो मैं उपदेश दे ही देता हूँ बीच में थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि बेटा इसका सारा हिसाब काउंट हो रहा है कहीं ना कहीं, वो सारा एक साथ निकलेगा एक समय में। और ऐसे कई केसेस आते हैं कि 40-45 की उम्र में एकदम स्वस्थ व्यक्ति अचानक दिल का दौरा पड़ा, खत्म। और उसकी वजह क्या निकलती है बाद में? ये सब लगातार कम नींद, लगातार अपने शरीर, अपनी प्रकृति के खिलाफ जीने का प्रयास करना। एक दिन हिसाब बराबर हो जाता है, फिर खबर छपती है अखबार में, बस और कुछ नहीं होता उसके बाद। तो ध्यान रखना है, चाहे कोरोना है चाहे कोई और वायरस आ जाए, उसका हमला ज्यादा उस पर होगा जो प्रकृति के विरुद्ध जिएगा, ना कि प्रकृति के साथ जिएगा। इसलिए स्वस्थ रहना है, 10-11 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ के कम से कम 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और ऐसे जीना है। चलो देखो, इवोल्यूशनरी एथिक्स से पहला बिंदु क्या है? वो सबसे पहले बोलता है कि जीवन क्या है। एकदम फिलोसफर तरीके से बात करता है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? स्पेंसर कह रहे जीवन कुछ नहीं है, जीवन प्रकृति के साथ समायोजन की निरंतर प्रक्रिया है। जीवन क्या है? प्रकृति के साथ समायोजन की निरंतर प्रक्रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये है। जो प्रकृति के साथ लगातार समायोजन करता रहेगा, एडजस्टमेंट करता रहेगा, वो चलता जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि हम जिंदा हैं तो जिंदा होने में बहुत सारे संयोग जिम्मेदार हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी क्षण में मर जाने के लिए बहुत मुश्किल स्थितियां नहीं चाहिए, बहुत आसान है। हजारों बैक्टीरिया, हजारों वायरस, हजारों तरह की बीमारियां हैं जिनमें से कोई भी किसी को लग जाए तो उसकी मौत आराम से हो सकती है। बचे हैं तो बचे हैं, अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारे प्राकृतिक जीवन का होगा, थोड़ा संयोग का हिस्सा है।
तो जीवन का एक ही मतलब है, और वो है प्रकृति के साथ समायोजन की निरंतर प्रक्रिया। अब वो कह रहे हैं कि जब जीवन ये है और मुझसे कोई पूछे कि शुभ क्या होता है और मुझसे कोई पूछे कि अशुभ क्या होता है, तो सुख वाली बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना हो तो मैं कहूंगा ऐसा हर कृत्य, ऐसा हर नियम, ऐसी हर वस्तु, ऐसी हर परंपरा शुभ है जो इस समायोजन को बढ़ाती है। जो समायोजन को बढ़ाए वो शुभ है, और जो इस समायोजन को कम करे वो अशुभ है। जैसे स्पेंसर के जमाने में पॉलिथीन नहीं होता था, अगर उससे आज पूछते कि स्पेंसर बाबा पॉलिथीन के प्रयोग के बारे में बताओ, वो क्या बोलता कि पॉलिथीन का प्रयोग एकदम अशुभ है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य को नुकसान पहुंचाता है, और सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने का सरल सा मतलब है कि अंततः ये हमारे जीवन को खराब करेगा। यहां ध्यान रखना है, शुभ अशुभ का मतलब क्या हुआ, जो जीवन को बढ़ाएगा वो शुभ, जो जीवन को कम करेगा, छोटा करेगा, अशुभ। क्योंकि जीवन को बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ाना, और जीवन को कम करने का मतलब उस सामंजस्य को कम करना। बात स्पष्ट हुई? तो ये बताओ, रात को 3, 4, 5 बजे सोना शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। मैं भी ऐसा करता हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको कह रहा हूं, अशुभ है, क्योंकि ये अंततः प्रकृति के साथ समायोजन को कम करेगा, और इसका नुकसान होगा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होगा, एकदम पूरा नुकसान होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन होगा, खबर छपेगी अखबार में। हाँ, तो इसलिए स्पेंसर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, उस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है इनका? आपको क्या है? चलो, अब इसके बाद ये कह रही है कि जो नैतिकता होती है, नैतिकता के 2 स्तर होते हैं। नैतिकता के 2 स्तर हैं, और इन 2 स्तरों के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। एक है सापेक्ष नैतिकता और एक है निरपेक्ष नैतिकता। आप तो समझते हैं अंग्रेजी में क्या होगा ये? सापेक्ष क्या होगा? रिलेटिव एथिक्स। और ये क्या होगा? एब्सोल्यूट एथिक्स। सापेक्ष और निरपेक्ष। तो सापेक्ष निरपेक्ष की बात ना, ये हेगल भी थोड़ी देर में करने वाला है। जैसे हम आज की बात करें, आप मुझे समझाएं, समाज में किसी को भी ये समझाना कि धुआं या पोल्यूशन अच्छी बात नहीं है, जो मुश्किल चीज तो नहीं, कोई भी समझ सकता है। इसके बावजूद यदि आप समाज में नियम लागू करें कि पोल्यूशन पैदा करने वाली चीजों को बैन किया जाएगा, तो उस बैन को लेकर सब सहमत होंगे या द्वंद्व होगा? इस बात को लेकर द्वंद्व होगा, झगड़ा होगा। सापेक्ष नैतिकता का मतलब है जब तक समाज के भीतर द्वंद्व बने रहते हैं, क्योंकि इस समय तक समाज के लोग बहुत प्रबुद्ध नहीं होते, उनको समझाना पड़ता है, और वो अपना महत्व ठीक से नहीं समझते, अपना फायदा ठीक से नहीं समझते, और छोटी छोटी बातों पर द्वंद्व की स्थिति बनती है, विरोध की स्थिति बनती है, और उसके बाद कानून आदि की मदद से हमें उस नैतिकता को थोपना पड़ता है, ठीक ठाक विरोध झेलना पड़ता है, जबकि वो नैतिकता सभी के हित में होती है। उसके बाद भी समाज में सहमति आराम से बन नहीं पाती है। लेकिन इनको भरोसा है कि एक समय ऐसा आएगा जो एनलाइटनमेंट की स्थिति होगी, प्रबुद्ध समाज की स्थिति होगी, जब समाज का हर व्यक्ति इतना प्रबुद्ध हो जाएगा कि उसको कोई समंजनकारी बात या समायोजन वाली बात समझाने के लिए बाहर के दबाव की जरूरत नहीं होगी। वो अपने आप समझेगा कि प्रकृति के साथ समायोजन करने के लिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और वो अपने आप सेल्फ कंट्रोल की स्थिति में रहेगा। और जब सेल्फ कंट्रोल की स्थिति आएगी, उस समय किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा, पूरे समाज में सहमति होगी, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो प्रकृति के साथ हमारे समायोजन को सीमित करता हो। ये एनलाइटनमेंट की स्थिति, हालांकि वो कहता है कि ये पता नहीं कब होगा, ये कल्पना भी हो सकती है, लेकिन उसको लगता है कि ऐसा कभी ना कभी होगा, ये उसकी धारणा है। ये था इवोल्यूशनरी एथिक्स। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर एक मामले में और प्रसिद्ध व्यक्ति है जो उसी की एथिक्स का दूसरा हिस्सा है, और यदि उसके एथिक्स के दूसरे हिस्से को कहें तो कुछ लोग इसको बोलते हैं जस्टिस का सिद्धांत, और समाजशास्त्र के कुछ लोग इसको बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत। सोशल डार्विनिज्म क्या है या जस्टिस का सिद्धांत स्पेंसर का क्या है? इसमें इसने कहा कि कुल मिलाकर 4 बातें ध्यान रखनी है, उन 4 बातों सबको समझ में आ जाएगा। पहले ये बताइए कि उदारवाद के जो शुरुआती 4 समर्थक थे, उनमें एक का नाम था जॉन लॉक, एक का नाम था एडम स्मिथ, एक का नाम था जेरेमी बेंथम, चौथे का नाम क्या था? चौथे का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, जो आपके सामने खड़ा हुआ है वही व्यक्ति है। हर्बर्ट स्पेंसर किस विचारधारा से है? उदारवाद से है। उदारवाद के लोग किसका समर्थन करते हैं? पूंजीवाद का या समाजवाद का? पूंजीवाद का। पूंजीवाद के लोग किसका समर्थन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वाधीनता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अपना व्यवसाय चुनो, करो, रिस्क लो, डूब गए तो डूब गए, चल गए तो चल गए, नौकरी करे नौकरी करो, बिजनेस करना बिजनेस करो, जो करना करो, बस कानून की सीमाओं में रहते हुए करो। ये पूंजीवाद का सिद्धांत है। और जो व्यक्ति उदारवाद के शुरुआती चिंतकों में होगा, वो सीधी सी बात है कि व्यक्तिगत स्वाधीनता की बात करेगा। जस्टिस का मतलब देखिए क्या होता है? जस्टिस के 2 मतलब होते हैं, जब आप कभी जस्टिस पढ़ेंगे। अरस्तु ने बताया पहली बार कि जस्टिस एक तो होता है जो जस्टिस अदालत में मिलता है, अदालत वाला जस्टिस, और एक होता है वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिलोसफी की दुनिया में जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हम आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की ही बात करते हैं, हम अदालती न्याय की बात नहीं करते, कोर्ट के जस्टिस की बात नहीं करते। कोर्ट का जस्टिस तो सामान्य नियम है कि सबको बराबरी होनी चाहिए, नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फलाना ठिकाना, वो सब हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये हुआ कि समाज में संसाधनों का वितरण किस तरीके से हो, धन, संपदा, अधिकार, कर्तव्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब का वितरण किस तरीके से हो। कुछ लोग कहते हैं एकदम बराबर होना चाहिए। समाजवाद, साम्यवाद पे आरोप है कि वो ऐसा कहते हैं ना, कि एग्जैक्टली वो ऐसा कहते नहीं है, एकदम बराबर, सबके पास पैसा बराबर हो, सबके पास सम्मान बराबर, शक्ति बराबर, ऐसा समाज।
कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा समाज बना देंगे तो सारे निकम्मे हो जाएंगे, कोई काम करना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य की मूल प्रकृति ये है कि जब तक उसको अपना स्वार्थ नजर नहीं आता है वो मोटिवेशन फील नहीं करता है। कैसे आप काम करवाएंगे सबसे? तो कुछ लोग बोलते हैं ना, जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना मिलना चाहिए, जिसमें जितनी योग्यता है उससे उतना मिलना चाहिए। मार्क्सवादी कहते हैं कि योग्यता खुद एक सामाजिक उत्पाद है, वो इंडिविजुअल मामला नहीं है। पूंजीवादी कहते हैं ना, वो पहले का भूल जाओ, जिसमें जितनी योग्यता है उसने अपनी योग्यता से समाज को जितना योगदान दिया है उस योगदान के हिसाब से उसको उसका महत्व मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संपत्ति मिलनी चाहिए, धन मिलना चाहिए। तो अरस्तु से शुरू हुआ एक डिवीजन, एक सिद्धांत कि सबको बराबर नहीं देना है। जिसने समाज को जितनी ज्यादा मदद की है उसको उतना ज्यादा सम्मान, रसूख, सत्ता, धन, संपदा मिले। यह सिद्धांत अरस्तु से शुरू हुआ और पूंजीवाद के समर्थक इसी सिद्धांत को मानते हैं। वो कहते हैं कि सब लोग नौकरी कर रहे थे, एक व्यक्ति ने रिस्क लेके एक उद्यम शुरू किया और उस उद्यम के माध्यम से समाज के लिए एक नई चीज की खोज कर दी, जिस चीज की जरूरत समाज को थी, पर समाज समझ नहीं पा रहा था समाधान कैसे होगा। किसी ने कर दिया, रिसर्च की, 10 साल तक लेबोरेटरी में रिसर्च करता रहा, अंत में उसने एक दवाई खोज ली और उस दवाई को खोजने में 10 साल की तपस्या उसके पीछे लगी हुई है। जिस समय समाज में सबसे गाली बक रहे थे कि नौकरी कर लो, क्लर्क बन जाओ, खाली बैठे हुए हो, इतनी गालियां सही, ताने सुने और रिसर्च करता गया, फिर दवाई बना दी। अब जैसी वो दवाई बनी, सरकार कह रही है ये दवाई मुफ्त में सबको बांटी जाएगी। वो कह रहे कि मैंने 10 साल फूके इसके पीछे, उसका हिसाब कैसे होगा भाई? इस व्यक्ति को सबके बराबर मिलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि इसने मेहनत की है, इसमें योग्यता है, कमिटमेंट है, तपस्या की है, तो ज्यादा मिलना चाहिए। और जो निकम्मे बैठ के ताश खेल रहे थे वो कह रहे कि बराबर दो, बराबर दो, हमको बराबर दो। इसलिए समाजवाद की मांग करने वाले कुछ महान चिंतकों के अलावा बाकी सब निकम्मे इकट्ठे हो जाते हैं। और इन बातों से नाराज होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने 3-4 सिद्धांत दिए जस्टिस के मामले में। सबसे पहला सिद्धांत वो ये दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इतनी फ्रीडम जरूर मिलनी चाहिए, इतने अवसर जरूर मिलने चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता और अवसर इस तरह से मिले कि सभी को मिले। मेरी स्वतंत्रता इतनी ना हो जाए कि किसी और की स्वाधीनता कम हो जाए, मुझे इतने अवसर ना मिल जाएं कि बाकियों के अवसर समाप्त हो जाए। इस तरह से वितरण होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में कथन है साफ साफ, मुझे अपने हाथ हिलाने का हक है, किंतु वहीं तक जहां तक दूसरे का चेहरा बीच में ना आ जाए। सामने कोई खड़ा होकर खट से मारा उसके, मैं तो हाथ हिला रहा हूँ अपना, क्या करूँ, मैं तो हाथ हिला रहा हूँ, मेरा हाथ मेरी स्वाधीनता। फिर वो पैर हिलाएगा थोड़ी देर के बाद, तो पैर एक पेट पे लात मारेगा, पैर से उठ के सामने नीचे करेगा, मैं तो पैर हिला रहा था, तुम बीच में आगे क्या कर सकते हैं। तो मेरी स्वाधीनता ठीक वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी और की स्वाधीनता शुरू होती है। सड़क पर चलने का हक हमें भी है, ट्रक वाले को भी है। आप सड़क पर चल रहे हैं ऐसे, ट्रक वाला ट्रक चला रहा है सड़क पे, दोनों की स्वाधीनता भिड़ गई आपस में। इसलिए नियम क्या है कि जो पैदल चलने वाले फुटपाथ पे चले और ट्रक फुटपाथ पे ना जाए। इससे सलमान खान नहीं चलाए ट्रक, बाकी लोग चलाए ट्रक। तो ट्रक चलेगा सड़क पे, पैदल चलेंगे फुटपाथ पे, तो टकराहट नहीं होगा, और जहां टकराहट हुआ तो पैदल वाला उठ जाएगा। इसलिए मेरी स्वाधीनता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वाधीनता शुरू ना होती हो। ये बात नकारात्मक धारणा स्वाधीनता की है जो स्पेंसर मानता था, उसने भी मानी है, सामान्य सी बात है। दूसरी बात, समाज में जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समाजवादी नहीं है कि सबको बराबर बांट दो। वितरण होना चाहिए व्यक्ति की क्षमताओं, योग्यताएं और उसका योगदान। किस व्यक्ति में कितनी क्षमताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं और उसने समाज को कितना योगदान दिया है, उस बेस पे वितरण होना चाहिए। भाई किसी में क्षमताएं कम है पर मेहनत बहुत की है तो चलो कुछ अच्छा मिल जाना चाहिए। किसी में क्षमताएं बहुत महान है, मेहनत ज्यादा नहीं करता लेकिन तब भी अच्छा मिल जाएगा, उसने कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे बहुत कर दिया। किसी में क्षमताएं भी अच्छी हैं, रात दिन लगा भी हुआ समाज के लिए, तो उसको और ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए वितरण बराबरी के आधार पर नहीं, वितरण होना चाहिए इस बेस पर कि किसने कितना योगदान दिया और कितना वो बेहतर है। तीसरी बात जो लोग कम जानते हैं वो ये कि अगर कोई व्यक्ति असहाय है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। असहायों को लेकर स्पेंसर बदनाम है बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं कि स्पेंसर ने कहा जो असहाय है उसको मर जाना चाहिए। ऐसा कहा नहीं उसने, उसके बारे में गलतफहमी फैल गई है, बेचारा बदनाम हो गया। जैसे राहुल गांधी कहता कुछ ज्यादा नहीं है, उसके बारे में बहुत फैल जाता है, ऐसे ही इसके बारे में हो गया। इसने कहा नहीं था, इसने ये कहा कि जो असहाय व्यक्ति है उसको समाज की ओर से मदद मिलनी चाहिए, ये समाज की जिम्मेदारी है कि उसको मदद दे। और असहाय कौन है? जो अपनी सहायता नहीं कर सकता। उसमें एक होते हैं छोटे छोटे बच्चे, दूसरे होते हैं बूढ़े, और तीसरे हो सकते हैं विशिष्ट स्थिति में कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, किसी वजह से वो स्थिति में नहीं है कि अपना गुजारा कर सके। तो जो व्यक्ति असहाय है, असहाय होने के नाटक कर रहे हैं वो नहीं, जो असहाय हैं, सच में असहाय हैं, उन्हें सारी सुविधाएं समाज की ओर से मिले, ये एक अच्छे समाज की जिम्मेदारी बनती है, इतना होना ही चाहिए। और अंतिम एक बात कहा गया है जो सारे के सारे ऑर्गेनिक यूनिटी वाले कहते हैं, जो भी कहता है कि व्यक्ति और समाज में ऑर्गेनिक यूनिटी है न कि मैकेनिकल यूनिटी है, वो सब एक बात कहते हैं, वो बात ये भी कह रहा है। ऑर्गेनिक यूनिटी वाले कहते हैं कि यदि आपको ध्यान ही होगा, एग्जाम्पल उस दिन कल्पना की थी ना कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और जहर फैल रहा है, उसके घुटने के ऊपर चला गया है। डॉक्टर ने उससे पूछा बताओ भाई कुल्हाड़ी उसे तैयार कर लिया, बताओ या तो टांग काटनी होगी या सबके घर पे फोन करना होगा, इनमें से क्या करना ठीक रहेगा, बताओ जल्दी से। तो ऐसे में जिसको सांप ने काटा वो क्या बोलेगा? काटो, टांग काटो, है ना। उस भारत में चिंता ये भी रहती है कि पता लगा दाएं में था, काट दी भाई टांग, उसके बाद सॉरी 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 अभी काट देता। उसमें ये भी तो कैसे लोग तोरिया छोड़ देते पेट के अंदर ऑपरेशन में, ऑपरेशन किया पेट का, कैंची अंदर, तोरी अंदर रह गया और पेट चल दिया ऊपर से। क्या सावधानी का स्तर देखिए क्या है।
मेडिकल इथिक्स में ये सब पढ़ना है कि तोरी अंदर ना छोड़े, कैंची अंदर ना छोड़े। आदमी चल रहा है, कह रहे कुछ कैंची कैंची फील हो रहा है समझ नहीं आ रहा ये क्या, कुछ हल्का तो छुपता है कुछ जोर से, ये क्या चक्कर है। फिर खोला और तब देख कैंची अंदर ही, और डॉक्टर परेशान, कैंची नहीं मिल रही मेरी डॉक्टर भी तो परेशान था, कैंची मिल नहीं रही चीज की। चलिए, तो ये वाला जो सिद्धांत है वो इसने भी कहा कि यदि समाज के सामने कोई संकट आ जाए, यानी कि क्राइसिस आ जाए, संकट की अवस्था में कुछ व्यक्तियों का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये बात तो सब मानते हैं, बस ये है कि वो अपना नंबर नहीं आते उसमें, मेरा नहीं, मैं क्यों कर दूं, कोई बात नहीं। संकट की अवस्था में कुछ व्यक्तियों का बलिदान भी करना पड़े तो समाज के लिए कर देना चाहिए, क्योंकि समाज बड़ी चीज है। समाज रहेगा तो व्यक्ति रहेंगे, समाज ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे चलेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को तैयार रहना है कि देश संकट में हो तो वो खुद बॉर्डर पर जाके अपनी जान दे के आए, जान दे के आए। अच्छा, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो तो आप में से कितने लोग बॉर्डर पर जाना पसंद करेंगे अपनी तरफ से? मतलब सरकार ने नहीं कहा, आप कह रहे कि हम जाएंगे प्लीज हमको भेजो, ऐसे वाले 5-6 लोग हैं। चलिए, बस इसीलिए देश कायम है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता कायम है, इसी वजह से कायम है। और कितने लोग बॉर्डर के विपरीत दिशा में भागना शुरू कर देंगे कि जहां तक मिसाइल ना पहुंच सके। इसमें संख्या 2-3 ज्यादा मिली है, इसमें 7 में आपके दोनों दोस्त ऐसे कर रहे कि ये भागेगा सबसे पहले। अंतिम बात ये है कि स्वार्थ और परमार्थ का संबंध कैसा है। मैं जल्दी से 3 बातें बताना, मैं 2 सवाल पूछूंगा, आपको एक नाम बोलना है तुरंत, तीसरी बात फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम बताइए जो कहते हैं कि मनुष्य अनिवार्यतः केवल स्वार्थी होता है। क्या बात है हॉब्स, मैंने इसीलिए बोला था कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम बताइए, मुझे पता था कि हॉब्स तो बोलेंगे, इसलिए मैंने कहा कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम बताइए। एक तो ये बताएंगे, हाँ, एक तो हो गया हॉब्स, बताओ दूसरा बताओ। बेंथम, ये भी आ गया था नाम, एक और बता दो। जेएस मिल, जेएस मिल तो गलत है। अरिस्टिपस, बहुत बढ़िया, गजब। और चारवाक, परफेक्ट। तो 3 तरह के विचारक हैं। एक, जो मानते हैं कि मनुष्य मूलतः केवल और केवल स्वार्थी ही होता है, ठीक। तो केवल स्वार्थी मानने वाले व्यक्तियों का आपने नाम एकदम ठीक बताया, आपने 4 का नाम बताया, चौथे का नाम में 4 लगा भी हुआ है। तो आपने बताया थॉमस हॉब्स, फिर आपने बताया अरिस्टिपस, फिर आपने क्या बताया था, बेंथम बताया था, जेरेमी बेंथम, फिर आपने कहा चारवाक। एपिक्यूरस भी उसमें आ सकता है, क्योंकि एपिक्यूरस भी तो स्वार्थी ही है, ठीक। ये सब लोग एक ही परंपरा के लोग हैं। दूसरा ट्रेडिशन उन लोगों का है जो मानते हैं कि मनुष्य केवल और केवल परमार्थी होता है, स्वार्थ चेतना उसमें स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होती है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो मानते हैं कि मनुष्य केवल परमार्थी है। और ऐसे लोगों में केवल एक व्यक्ति का नाम बोल दो, उसका नाम है के.एम. क्योड़ीमल, बताओ। कार्ल मार्क्स, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों प्रवृत्तियां व्यक्ति के भीतर पाई जाती हैं। इनमें एक व्यक्ति आपने सुना था जे.एस. मिल, और दूसरा व्यक्ति है एच.एस. अब बताओ एच.एस. कौन है? सबसे मुश्किल सवाल ये है। क्या बात है, हर्बर्ट स्पेंसर, परफेक्ट। तो ये मानता है स्वार्थ परमार्थ दोनों स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, दोनों अच्छी प्रवृत्तियां। जैसे स्वार्थ है, स्वार्थ अच्छी प्रवृत्ति है, स्वार्थ इज गुड। जैसे दांत अच्छे हैं वैसे स्वार्थ भी अच्छा है, क्योंकि स्वार्थ ही वो चीज है जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है। स्वार्थ ना हो तो हमारी क्षमताओं को धार कैसे लगेगी? तो हमारी क्षमताओं का बढ़ना स्वार्थ से ही होता है। इससे स्वार्थ एक सीमा तक, जहां तक वो समाज के विरुद्ध न चला जाए, वहां तक स्वार्थ अच्छी चीज है, क्योंकि मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाने वाली चीज यही है। किंतु केवल स्वार्थ बुरा है। ऐसे परमार्थ भी उतना ही स्वाभाविक है। और उसने एग्जाम्पल दिया कि हम ये बात कैसे ना माने कि जो माता पिता अपने बच्चों की इतनी केयर करते हैं, फिर जो लोग अपने समाज के लिए शहीद होते हैं, जबकि शहीद होने की अनिवार्यता नहीं होती उनके सामने, बाई चॉइस ऐसा करते हैं। तो माँ बाप जो बच्चों की केयर करते हैं, ऐसे सैनिक जो समाज के लिए शहीद होते हैं, आप उन्हें केवल बाह्य दबाव में ऐसा कर रहे हैं सब नहीं कह सकते। ये मानना पड़ेगा कि उनके अंदर ये प्रवृत्ति भी होती है, और ये शुरुआत से होती है, कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। किंतु केवल स्वार्थ बुरा है, केवल परमार्थ भी बुरा है। स्वार्थ और परमार्थ चलते हैं साथ साथ, और जब एनलाइटनमेंट की स्थिति आती है तब इनके बीच की जो दुविधाएं हैं, जो द्वंद्व है, वो सारा खत्म हो जाता है, और समाज बहुत स्मूथ तरीके से इन दोनों को साथ लेके आगे बढ़ने लगता है। इति हर्बर्ट स्पेंसर इसी के साथ समाप्त हुए।